गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक से। चैप्टर का नाम है दोस्तों कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। सो चैप्टर के नाम पे दो चीजें हैं दोस्तों, एक रिसीट्स है और एक एक्सपेंडिचर है, और वो भी दो पार्ट्स में है, कैपिटल और रेवेन्यू। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझेंगे इस चैप्टर में, साथ ही कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट समझेंगे। सो चैप्टर के अंदर जो बातें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उनका कुछ हिस्सा मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। अकाउंटिंग के अंदर की एक इंपॉर्टेंट दुविधा को एक्सप्लेन करता हुआ ये चैप्टर है। तो क्या ये नाम पहले सुना है आप लोगों ने? कोई बताना चाहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो आपको समझ आता हो अपने शब्दों में? यस बेटा, जो खर्चा लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स दे। ओके, यस बेटा, एक साल से ज्यादा के बेनिफिट्स दे और नॉन रिकरिंग नेचर के हो। शाबाश बेटा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? परमानेंट और फिक्स एसेट को खरीदने में जो खर्चा किया जाता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे एसेट बढ़े और लायबिलिटीज कम हो। ओके ओके। और एनीवन? आप लोगों ने जो बातें बोली ऑलमोस्ट सारी बातें बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो अब सरल भाषा में डाल दें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा खर्चा जिससे फिक्स्ड एसेट बने या नया फिक्स एसेट खरीदा जाए या एक नया एसेट कंस्ट्रक्ट हो या किसी पुराने एसेट के बेनिफिट्स बढ़ जाए। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी खर्चा जिसकी वजह से एक नया फिक्स्ड एसेट परचेज हो या नया फिक्स्ड एसेट कंस्ट्रक्ट हो या पुराने फिक्स्ड एसेट के बेनिफिट इंक्रीज हो जाएं, उस खर्चे को कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, इसीलिए उस खर्चे को पीएनएल में नहीं डाला जाता दोस्तों। उस खर्चे को उठा के सीधा बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों। मैंने एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीस। उस मशीन की यूजफुल लाइफ 10 साल है, 10 ईयर्स। ये मशीन 10 साल तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। मशीन के खर्चे का क्या करूं दोस्तों? किसे उठा के बैलेंस शीट में डालूं या एक झटके में पीएनएल में डाल दूं? बैलेंस शीट। इसे डेप्रिशिएट करेंगे। क्यों डेप्रिशिएट करेंगे दोस्तों? एक बार में पीएनएल में क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। और हमने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों कि अपने खर्चों को अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज से मैच कीजिए। तो अगर मशीन से बेनिफिट्स 10 सालों में मिल रहे हैं तो मशीन का खर्चा भी 10 सालों में मैच होते हुए आना चाहिए। तो इसीलिए इस खर्चे को आप एक झटके में पीएनएल में नहीं डाल सकते, इसे उठा के डालना होगा बैलेंस शीट में, और ओवर द यूजफुल लाइफ फिर हम इसे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। एंड सच खर्चा इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट दोस्तों? तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? यस बेटा, वो खर्चे जो बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए इंकर किए जाए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो खर्चे रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करे, रिकरिंग नेचर के हो और 1 साल से कम के बेनिफिट्स दे, दोस खर्चास आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो बस जल्दी से बताइएगा, सैलरी पे करी है 1 लाख रुपए, सैलरी का खर्चा रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट सिर्फ इस साल मिला, एक ही साल मिला, तो जितना खर्चा हुआ वो सारा उठा के हम पीएनएल में डाल देंगे। एंड दैट्स व्हाई दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो इस साल के ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो इस साल रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प कर रहा है। अगले साल की अगर सर्विस चाहिए तो अगले साल और सैलरी पे करनी पड़ेगी, अगले साल सर्विस लेनी होगी। सो दैट खर्चा जो इसी साल बेनिफिट दे, एक ही साल बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स ना दे, दैट एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स दे वो खर्चा। ओके दोस्तों, तो बस बेटा इतनी सी बात को समझने के बाद ओके एवरीवन, तो चैप्टर की स्कोप कवर करते हैं, क्या क्या यहां पढ़ने वाले हैं।
ब्रॉडली 3 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करूंगा दोस्तों. वन वुड बी अ डिस्कशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक डिस्कशन करेंगे ऑन कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट. And the third discussion would be on this concept of deferred revenue expenditure. क्या ये नाम पहले सुना हुआ है दोस्तों? बीच वाला नाम, हाँ, क्या सुना इसके बारे में आप लोगों ने? किसी को कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ, सब every one of us have learned only one example on this. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. हाँ, वो 5 सालों तक खर्चा. चलिए आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को चेंज हुए आज 20 साल हो चुके हैं, 20 इयर्स. लेकिन सीबीएसई इसे वही पुराने तरीकों से पढ़ा रहा है. जो मेरे जमाने में मैंने पढ़ा था वही आप लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे चेंज हुए 20 साल हो चुके हैं. तो ऑफकोर्स हम लोग पढ़ेंगे अपडेटेड वंस, तो कोई बात नहीं. लेकिन स्कूल में जो आप चीजें पढ़ के आते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोग सही पढ़ के आते हैं. बारिंग 1-2% कहीं करेक्शंस की जरूरत है, वो करेक्शंस हम करते चलेंगे दोस्तों. तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों पहली डिस्कशन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो जैसा आप लोगों ने बताया दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चा जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो. उसे थोड़ा रिफाइन कर देता हूं दोस्तों. यस, वो खर्चा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे, बट जिससे एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो, या फिक्स्ड एसेट अक्वायर हो, या एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट के बेनिफिट्स एनहांस हो जाएं, उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. और क्योंकि ये खर्चा फिक्स्ड एसेट्स बनाता है या एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स के बेनिफिट्स को एनहांस करता है, इसीलिए ये खर्चा सीधा पीएनएल में नहीं जाता. क्योंकि ये एंड्योरिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए दिस एक्सपेंडिचर गेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट. एंड इस खर्चे को हम डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करते हैं बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट. राइट दोस्तों? यस बेटा, 2 मिनट में लेके आता हूं सारे एग्जांपल्स पे. अभी कॉन्सेप्ट पे ले लेते हैं, फिर एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं. चलिए दोस्तों, नाउ जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं दोस्तों, कोई भी खर्चा जो एक फिक्स्ड एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाए. क्या? यानी फिक्स्ड एसेट आपने खरीद लिया, लेकिन हो सकता है खरीदते ही वो रेडी टू यूज ना हो. तो फिक्स्ड एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं, वो सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों, मैंने एक मशीन परचेज करी है. मशीन परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि एक नया फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो रहा है, सो दैट एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये मुझे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स देगा. राइट दोस्तों? मैंने मशीन जहां से खरीदी है वहां से लाने के खर्चे, अपनी फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, कैरेज इनवर्ड पे किया है इस मशीन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस मशीन को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा करना जरूरी है. सो ये भी मशीन की ही कॉस्ट का पार्ट बन जाता है दोस्तों. राइट एवरीवन? मशीन मेरी फैक्ट्री में आ गई है दोस्तों, मशीन को इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल किए बिना मशीन चलाई नहीं जा सकती. इंस्टॉलेशन के खर्चे, कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये भी एक फिक्स एसेट को रेडी टू यूज बनाने का खर्चा है. लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स लेने के लिए खर्चा करना जरूरी है. बेटा मशीन, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिन्हें जमीन पे नहीं रखा जा सकता, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है. सो साइट प्रिपरेशन चार्जेस या मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके खर्चे, ऑल दोज एक्सपेंडिचर वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन इसके बिना रेडी टू यूज नहीं हो सकती है. मशीन की इंस्टॉलेशन हो गई है, अब वो इंस्टॉलेशन सही हुई है या नहीं हुई, उसके लिए मुझे ट्रायल रन करना है. ट्रायल रन, टेस्टिंग करनी है दोस्तों कि वो मशीन सही ढंग से काम कर भी रही है या नहीं कर रही. सो ट्रायल रन पे भी कुछ खर्चे हुए हैं. ट्रायल रन के खर्चे कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज जब तक सैटिस्फैक्टरली आपका ट्रायल रन खत्म नहीं हो जाता, आप तब तक ये नहीं कह सकते कि मशीन रेडी फॉर यूज है या नहीं है. राइट दोस्तों? अब मशीन का ट्रायल रन सक्सेसफुल हो गया है, मशीन रेडी फॉर यूज है. अब आप अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी मशीन को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि मार्केट के लिए गुड्स बनाए जा सके, गुड्स बना के बेचे जा सके. उस टाइम पे जो खर्चे हो रहे हैं वो
वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ योर एसेट हैज बिकम रेडी फॉर यूज. इट इज इन अ कंडीशन इन विच इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर बेनिफिट्स, फॉर जनरेटिंग बेनिफिट्स. अब जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन ओके. मैं अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनवा रहा हूं दोस्तों. मैंने एक लैंड खरीदा है. दैट लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इस लैंड के ऊपर मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें, सीमेंट, ये सब मटेरियल्स लगे हैं. ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैंने जो वर्कर्स, लेबरर्स काम कर रहे हैं उन्हें वेजेस पे करी हैं. दोबारा बोलता हूं, ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें वेजेस पे करी है. अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को नहीं, जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन्हें वेजेस पे करी है. दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो एसेट को बनाने से जुड़े हुए खर्चे हैं. ऑल दोज आर पार्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट ओनली, कैपिटल एक्सपेंडिचर. राइट दोस्तों? ओके एवरीवन, मैंने बिल्डिंग बना ली है और इस बिल्डिंग के लिए इसको यूज करने से पहले मुझे म्यूनिसिपैलिटी से सर्टिफिकेट लेना है कि सब नॉर्म्स कंप्लाइड हैं. जब तक म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती तब तक मैं इस बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकता. वो जो सर्टिफिकेट लेने की कॉस्ट है, दैट कॉस्ट वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगेन व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों? इसके बिना ये एसेट रेडी फॉर यूज नहीं है. राइट दोस्तों? ओके एवरीवन, अब ये बिल्डिंग रेडी फॉर यूज हो गई है, यूज करना शुरू कर दिया है. 1 साल हो गया है दोस्तों बिल्डिंग को यूज करते हुए, और बिल्डिंग का पेंट खराब हो गया है, व्हाइट वॉश कराने की जरूरत है. मैं व्हाइट वॉश करवाता हूं 1 साल के बाद. दैट खर्चा वुड बी अ कैपिटल और रेवेन्यू. हाँ दोस्तों, हाउ मेनी फॉर कैपिटल, हाउ मेनी फॉर रेवेन्यू? उड़ी बाबा, ये तो अभी से डिविजन शुरू हो गया. हाँ दोस्तों, एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका था, 1 साल तक यूज किया. 1 साल तक यूज करते करते उस एसेट पे व्हाइट वॉश कराने की जरूरत पड़ी, पेंटिंग कराने की जरूरत पड़ी, और आपने कहा वो खर्चा, कुछ लोगों ने कहा कैपिटल, कुछ ने कहा रेवेन्यू. ओके, अब इस डिस्कशन को यहीं पे छोड़ता हूं और एक पैरेलल एग्जांपल लेता हूं, फिर आपके पास लेके आऊंगा. दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग का मुद्दा है दोस्तों, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, ये इतना सरल है जो हम कॉमन पार्लेंस में भी इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों. दोस्तों, मैं गाड़ी लेने के लिए शोरूम में गया हूं. राइट, मैंने गाड़ी पसंद करी, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, और गाड़ी मैंने खरीद ली. इस गाड़ी को खरीदते टाइम इसके ऊपर कुछ एक्सेसरीज वगैरह, नंबर प्लेट, इंश्योरेंस का फर्स्ट टाइम का खर्चा किया है. मान लीजिए 50,000 के खर्चे हुए. ठीक है दोस्तों, 10 लाख की गाड़ी थी और खर्चे हुए 50,000. मैं शोरूम से गाड़ी लेके बाहर निकला, बड़ा खुश हूं दोस्तों, नई नई गाड़ी ली है और बच्चा मिल गया. बच्चा मेरा फ्रेंड है और मुझे मिलते ही कह रहे हैं, सर मुबारक हो, नई गाड़ी, कंग्रेचुलेशन. राइट, और ट्रू इंडियन की तरह अगला सवाल क्या होगा? पार्टी. एक तो होगा पार्टी. एक और सवाल होगा दोस्तों, सर कितने की पड़ी? राइट ना, हमें मतलब हो या ना हो, लेकिन हम कॉस्ट जरूर जानना चाहते हैं. सामने वाले ने चीज कितने की ली, सर कितने की पड़ी? तो बच्चे ने भी सवाल पूछ लिया है, सर कितने की पड़ी? क्या बोलूं? 10.5 लाख. पक्का एवरीवन? कितने की पड़ी मुझे गाड़ी? 10,50,000. क्या आपने भी वो 50,000 के खर्चे जोड़ दिए गाड़ी की कॉस्ट में? क्योंकि एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए वो सारे खर्चे नेसेसरी थे, एंड दैट्स व्हाई वो सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गए. ठीक है दोस्तों, अब बेटा मैंने गाड़ी यूज करना शुरू कर दिया है, पेट्रोल के खर्चे हो रहे हैं. 10,000 रुपए मान लीजिए 1 महीने में पेट्रोल लगा दिया है. 1 महीने बाद मेरे एक और दोस्त मिलते हैं, सर नई गाड़ी, पहले तो आपके पास दूसरी थी, नई गाड़ी, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं दोस्तों. और ट्रू इंडियन की तरह अगला सवाल वही है, सर पार्टी, और कितने की पड़ी? क्या बोलूं? कितने की पड़ी? 10 पॉइंट, क्या बात कर रहे हो? वो 10,000 रुपए का जो पेट्रोल लगा वो क्या? अच्छा, अब अकाउंटेंट वाली भाषा बोलने लग गए हो. लेकिन क्या वो 10,000 रुपए एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं आप? तो जब मैं इनको बताऊं 1 महीने बाद मुझे गाड़ी कितने की पड़ी, व्हाट वुड आई से? 10.5. वो 10,000 रुपए आप कॉस्ट में नहीं जोड़ते, क्योंकि वो 10,000 रुपए उसके रनिंग के खर्चे हैं. क्या हम कॉमन पार्लेंस में भी यही करते? हम अकाउंटिंग में भी यही करते हैं दोस्तों. चलिए, 1 साल भर मैंने गाड़ी चलाई दोस्तों. आई रैन द कार फॉर 1 ईयर. 1 साल के बाद गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों. 1 साल के बाद सर्विस कराने की जरूरत होती है. मैं गाड़ी सर्विस स्टेशन लेके गया, गाड़ी सर्विस कराई. गाड़ी पे 10,000 रुपए का सर्विस का खर्चा हुआ. पूरे साल में 1 लाख रुपए का पेट्रोल भी लगा है, 10,000 की गाड़ी की सर्विसिंग भी हुई. 1 साल के बाद मेरे एक और मित्र मिल गए हैं, सर मुबारक हो, आपके पास पहले तो दूसरी गाड़ी थी, अब नई ले ली. मैं कहा बेटा अब तो 1 साल हो गया. कह रहे कोई बात नहीं सर, मैं तो 1 साल बाद आपसे पहली बार मिली हूं, नई गाड़ी पहली बार देख रही हूं, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया. सर कितने की बड़ी? क्या कहूं? 10.5.
वो जो 10,000 की सर्विस करवाई वो भी नहीं जोड़ोगे, पेट्रोल का 1 लाख भी नहीं जोड़ोगे। क्या बात कर रहे हो? 10,000 सर्विस का क्यों नहीं जोड़ा दोस्तों? दैट इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट। वो खर्चा जब हम कहते हैं ना दोस्तों, गाड़ी एक फिक्स एसेट है क्योंकि 5 साल तक बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म तक यानी 5 साल तक बिना मेंटेन किए बेनिफिट देगी। आप मेंटेन करेंगे तो ये 5 साल चलेगी। तो आपको हर साल जो आप यूज करते हो कुछ उसके बेनिफिट्स कम होने लगते हैं, उन्हें वापस मेंटेन करने के लिए आपको सर्विस कराने की जरूरत है, मेंटेनेंस का खर्चा करने की जरूरत है। दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। राइट दोस्तों, सिनेरियो चेंज कर देता हूं। नाउ लेट्स सी आप लोग कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। दोस्त, मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है। राइट, मुझे गाड़ी की जरूरत थी, मैंने कहा नई क्या करनी है, चलो सेकेंड हैंड ले लेते हैं। सस्ती मिल रही थी, सेकेंड हैंड गाड़ी मिल रही है 1 लाख रुपए की, लेकिन उसकी हालत थोड़ी बुरी है दोस्तों। राइट, टायर्स पुराने हैं, सीट कवर्स फटे हुए हैं, सर्विस कराने की जरूरत है। तो मैंने 1 लाख की वो गाड़ी ली, 10,000 रुपये में टायर्स चेंज कराए, सर्विसिंग कराई, 10,000 रुपये और लगा दिए, 5,000 का खर्चा और किया, सीट कवर्स ये वो ओवरहॉलिंग कराने पे। यानी कहने का मतलब 1 लाख की गाड़ी ली थी, 10,000 की सर्विस, 10,000 के टायर्स और 5,000 रुपये का और खर्चा हुआ। और मैं गाड़ी लेके रोड पे निकल आया हूँ। मेरे दोस्त फिर मिल गए, सर मुबारक हो, ये गाड़ी पहले तो नहीं थी आपके पास? बेटा अभी अभी ली है, सेकेंड हैंड ली है। सर कितने की पड़ी? कितने की पड़ी दोस्तों? 1,25। अब की बार सर्विस की कॉस्ट जोड़ दी, पहले तो नहीं जोड़ी थी ना? हाँ दोस्त, कुछ कहना चाह रहे हो? यस बेटा, शाबाश मेरे बच्चे। पिछली गाड़ी रेडी फॉर यूज हो गई थी, उसके बाद उसके बेनिफिट्स को मेंटेन रखने के लिए वो सर्विस करवाई थी, लेकिन अब की बार इस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए आपको वो सर्विस करवानी जरूरी थी, वो टायर चेंज करने जरूरी थे। तो आपको रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा किया गया 1 लाख प्लस 25,000, तो गाड़ी की कॉस्ट पड़ी है 1 लाख। तो ऑल दिस 25,000 इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डज दैट मेक सेंस दोस्तों? तो ऐसे रट्टा नहीं मारिएगा कि सर्विस की कॉस्ट है तो पीएनएल में जाने वाला खर्चा है। नहीं दोस्तों, वी नीड टू लुक एट क्या वो खर्चा एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए है, तब वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर नहीं तो वो खर्चा मेंटेनेंस नेचर का है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डज दैट मेक सेंस दोस्तों? चलिए अब सोच के आंसर दीजिएगा। वापस ला रहा हूं बिल्डिंग वाले एग्जांपल पे। दोस्तों, मैंने एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग खरीदी है, मतलब पुरानी बिल्डिंग है, ये उसके ओनर थे, मैंने इनसे बिल्डिंग खरीदी। अब बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हालत में है, मैं इस बिल्डिंग में आ रहा हूं, अपना ऑफिस सेटअप करना चाहता हूं। तो पहले मैंने व्हाइट वॉश करवाया, थोड़े बहुत रिपेयर के खर्चे थे वो सब करवाए। मैंने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है और उस पर 1 लाख का खर्चा और कर दिया है। बिल्डिंग कितने की पड़ी? पक्का वो व्हाइट वॉश, वो रिपेयर, वो सब खर्चे एसेट को रेडी टू यूज बनाने के खर्चे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स चेंज द एग्जांपल दोस्तों। मैंने एक नई बिल्डिंग बनवाई है, नई बिल्डिंग बनवाई है स्क्रैच से, तो उस पे सारा ईंटें सीमेंट सब कुछ काम करवाया, व्हाइट वॉश भी करवाया पहली बार, और ये बिल्डिंग बनाने की मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी है 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीस। ठीक है दोस्तों, 1 साल तक बिल्डिंग को यूज किया, मान लीजिए कोचिंग के लिए इस्तेमाल किया। आप जैसे बच्चे आते हैं और किसी दिन क्लास में किसी को डांट दिया, बच्चा नाराज हो गया और खाना खा रहा था ब्रेक में, खाने वाले गंदे हाथ दीवार पे, सारा गुस्सा अमित सर का यहीं पे निकलेगा। अमित सर ने डांटा कैसे, और दीवारें गंदी, और थोड़े कभी जूते के निशान भी दिखाई देते हैं। नहीं ऐसे मत देखो यार, तुम लोग शरीफ बच्चे हो, लेकिन मान लो, इमेजिन करके देखो किसी के जूते के निशान। कई बार मैं सोच में पड़ जाता हूं ये स्पाइडरमैन कौन आया, वहां नहीं है वैसे कोई निशान, चिंता मत करो, व्हाइट वॉश करा दिया है। लेकिन बच्चों ने ऐसा गुस्सा दिखाया और ऐसे निशान पड़े हुए हैं, और अब थोड़ा व्हाइट वॉश की जरूरत है बिल्डिंग में। 1 साल हो गया है, 1 साल बाद अब मैंने व्हाइट वॉश करवाया, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। ठीक है जी, बिल्डिंग कितने की पड़ी? 2 करोड़ की खरीदी थी और 1 लाख रुपए व्हाइट वॉश करवाया 1 साल बाद, कितने की पड़ी? 2 करोड़। ये 1 लाख रुपए पक्का एवरीवन। लेकिन पहली बार जब व्हाइट वॉश करवाया था, फर्क समझ आता है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो नाउ लेट्स ऐड सम वर्ड्स हियर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से एक नया फिक्स एसेट खरीदा जाए या एक नया फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट हो। नए का मतलब क्या है दोस्तों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो सेकंड हैंड कार की मैंने बात की थी दोस्तों,
वो सेकेंड हैंड का मतलब है पहले किसी और ने यूज करी है, बट मेरे बिजनेस के लिए तो वो नहीं है दोस्तों। फॉर माई बिजनेस, क्या मेरे बिजनेस में वो गाड़ी पहले से थी या पहली बार आई है? सो फॉर माई बिजनेस दैट्स अ न्यू एसेट। उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक खर्चा जिसकी वजह से एक फिक्स एसेट क्रिएट हो, अक्वायर हो या कंस्ट्रक्ट हो, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ तीसरा विंग जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक खर्चा जिसकी वजह से एक एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स एनहांस हो जाए बियॉन्ड ओरिजिनली असेस स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। एक खर्चा जिसकी वजह से एक एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स एनहांस हो जाए बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड। जब एसेट खरीदा था उस टाइम उससे जो बेनिफिट्स मिलते थे, अगर उस बेनिफिट से कोई खर्चा आपके बेनिफिट्स को इंक्रीज कर दे, दैट खर्चा इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट मी टेक एन एग्जांपल दोस्तों। मैंने ये बिल्डिंग खरीदी दोस्तों 2 करोड़ रुपए, और इस बिल्डिंग में मान लीजिए 100 बच्चे बैठ सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स कैन सिट, राइट। 1 साल बाद व्हाइट वॉश करवाया, 1 लाख का खर्चा किया। क्या कहा आपने? वो कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू क्यों बोला दोस्तों? उससे कोई बेनिफिट एनहांस नहीं हुए, बेनिफिट्स मेंटेन हो रहे हैं, राइट दोस्तों। अब दोस्तों इस बिल्डिंग की फ्लोर के ऊपर टेरेस है, मान लीजिए वो टेरेस राइट्स मेरे पास हैं, आई हैव द टेरेस राइट्स। मैंने टेरेस पे एक रूम बनवा दिया है, वो रूम बनवाने पे 10 लाख का खर्चा हुआ है। कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। व्हाई कैपिटल? वो एसेट तो एग्जिस्टिंग था दोस्तों, एग्जिस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग था, उसके ऊपर आपने खर्चा किया 10 लाख रुपए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों दोस्तों? अब बेनिफिट्स एनहांस हो गए, जहां पहले यहां पे 100 बच्चे बैठ सकते थे, ऊपर 50 बच्चे और बैठ सकते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट दोस्तों। लेट मी अगेन चेंज द एग्जांपल दोस्तों। इसी बिल्डिंग में मान लीजिए इस दीवार के बाहर बालकनी है, से फॉर एग्जांपल इस दीवार के बाद बालकनी है दोस्तों, मैं ये दीवार तोड़वाता हूं और बालकनी तक एक्सटेंड करा देता हूं, यानी दीवार बालकनी पे बनवा देता हूं दोस्तों, बालकनी को कवर करते हुए। अब इस कमरे में 10 बच्चे और बैठ सकते हैं, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कोई नया एसेट बना है दोस्तों? क्या कोई नया एसेट खरीदा आपने? क्या कोई नया एसेट कंस्ट्रक्ट किया? एक एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स एनहांस कर दिए बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। पहले अगर 100 बच्चे यहां बैठ सकते थे, अब 110 बच्चे बैठ पाएंगे, दैट खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन? ओके दोस्तों, बच्चे मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी की लाइफ मेरे हिसाब से मेरे यूजफुल लाइफ 5 साल है, 5 इयर्स। मैं हर साल गाड़ी की सर्विस करवाता हूं, मेंटेनेंस करवाता हूं, तो मेरे हिसाब से गाड़ी 5 साल चल जाएगी। वो जो हर साल सर्विस कराता हूं वो खर्चा कैपिटल और रेवेन्यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। गाड़ी 5 साल लाइफ होने का मतलब क्या है दोस्तों? कि 5 साल तक मैं गाड़ी में बैठा हूं तो गाड़ी मेरे साथ होगी फिजिकली, 5 साल बाद गाड़ी गायब, छू मतलब मेरे नीचे से गायब हो जाएगी, ऐसा? 5 साल बाद क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूजफुल लाइफ? सॉरी बेटा, तो 5 साल बाद गाड़ी मुझे बेनिफिट्स कम देगी, मेरे खर्चे ज्यादा करवा रही होगी, इसीलिए मुझे लगता है मैं 5 साल से ज्यादा यूज नहीं करना चाहूंगा, राइट दोस्तों। आपको पता है गाड़ी में मेन पार्ट क्या होता है? गाड़ी का इंजन। तो यूजुअली बाकी बॉडी की लाइफ 5 साल नहीं है दोस्तों, गाड़ी के इंजन की लाइफ हम कह रहे हैं 5 साल है, कि 5 साल बाद ये बहुत दिक्कतें देना शुरू कर देगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने 3 साल तक गाड़ी चलाई और 3 साल के बाद मैंने गाड़ी का इंजन चेंज करवा दिया, और अब गाड़ी और 5 साल चल जाएगी। पहले कितने साल और चलती दोस्तों? 2 साल। 3 साल चला चुका था, 2 साल और चलती। मैंने गाड़ी का इंजन चेंज करवा दिया, अब ये और 5 साल चलेगी, यानी गाड़ी की लाइफ 3 साल बढ़ गई। वो इंजन पे मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया है। कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। क्यों कैपिटल दोस्तों? बेनिफिट्स को एनहांस कर दिया बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? ओके, अब अगर ये आंसर आप लोगों ने सही दिया तो एक चॉकलेट इनाम है, ध्यान से सुन के आंसर दीजिएगा दोस्तों। मैंने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है 20 किलोमीटर। 1 साल तक गाड़ी को यूज किया है, धीरे धीरे
गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी कम होने लग गई है। अब परफॉर्मेंस रह गई है 16 किलोमीटर पर लीटर। स्टार्टिंग कितने से हुई थी, और धीरे धीरे यूज करते करते कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, फिल्टर्स में इशू है, और गाड़ी की एवरेज अब 16 किलोमीटर पर लीटर रह गई है। मैं गाड़ी सर्विस कराने जाता हूं, इंजीनियर पूछता है सर क्या दिक्कत है, और मैं बताता हूं यार एवरेज बहुत कम हो गई है, जरा चेक करना। वो कहता है सर बिल्कुल मैं देखता हूं, और सर्विस करने के बाद गाड़ी की एवरेज 16 से बढ़ के 18 किलोमीटर पर लीटर हो गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर्विस करवाई है मैंने, रेवेन्यू, बट बेनिफिट एनहांस हो गए। बेनिफिट एनहांस नहीं हो गए दोस्तों, जो बेनिफिट गिर गए थे उन्हें वापस मेंटेन करने के लिए खर्चा किया है। दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। मेंटेन करना, कि जो गिर रहा था उसे वापस आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये एसेट लॉन्ग टर्म तक चल सके। दोनों में फर्क समझ आता है दोस्तों? ओके, मैंने अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है दोस्तों, पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो मुझे लगता है यार कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल इंजन की जगह सीएनजी इंजन लगवा दिया है, सीएनजी किट फिट करवा दी है दोस्तों। समझते हो क्या होता है? तो मैंने अपनी गाड़ी में आई रिप्लेस माय पेट्रोल इंजन विद सीएनजी किट। अब उसकी वजह से मेरी पेट्रोल की फ्यूल रनिंग कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाई बेटा? लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। जो मेरी पर किलोमीटर की कॉस्ट आती थी वो कॉस्ट अब सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गई है। सो दिस एक्सपेंडिचर हैज गिवन मी a lot of benefits and it will going to provide me benefits for a long term future, and that's why it's a capital expenditure. ठीक है दोस्तों? ओके एवरीवन, अब प्लीज वर्ड्स पे गौर हमेशा रखिएगा दोस्तों। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अक्वायर करते हैं, या एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट के बेनिफिट्स को एनहांस करते हैं बियॉन्ड ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी, इसीलिए ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और इसीलिए जब भी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीजन कोट करें, बाकी सारी बातों के साथ कुछ गोल्डन वर्ड्स हमेशा जुड़े होने चाहिए। दिस इज दैट एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरिंग नेचर। एंड्योरिंग मींस लॉन्ग टर्म। एंड्योरिंग वर्ड, ड्यूरेबल वर्ड समझते हो दोस्तों, वही से बना है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग मींस लॉन्ग टर्म। तो ये खर्चा वो खर्चा है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। जय माता दी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये वो खर्चा है जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए किया गया। ये वो खर्चा है जो इस साल रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया गया और जिसका बेनिफिट सिर्फ इस साल में है, बियॉन्ड नहीं जाएगा। दैट एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, पक्का? ओके दोस्तों, अब देखिए आपको कितनी बातें समझ आई हैं। आप लोगों से सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं और फिर पूछते चलेंगे। Just one moment everyone. चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। पहला एग्जांपल, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग लिव्ड फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार। कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए खर्चा किया है। सेकंड वन, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जाम्पल को देखिएगा, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग अकोमोडेशन इन अ पिक्चर हॉल। पक्का एवरीवन? ये वही जो अभी हम बात कर रहे थे, दीवार तोड़ के बालकनी तक एक्सटेंड कर दिया। ओके, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद परचेज, रिसीट और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जाम्पल wages paid or expenses on the erection of plant and machinery, expenses on cartage, insurance of a fixed asset. Capital or revenue? Expenditure in connection with purchase, receipt और erection of fixed asset. एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए ये खर्चे किए जा रहे हैं, अक्वायर करने के खर्चे, ये सब खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। डी पार्ट पढ़िएगा दोस्तों, मेजर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर। पक्का एवरीवन? क्यों? यहां तो कोई नया एसेट नहीं आया, बट एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई दोस्तों। ओके एवरीवन, जैसे गाड़ी का इंजन चेंज किया था तो गाड़ी के बेनिफिट्स बढ़ गए थे दोस्तों। नेक्स्ट वन,
expenditure incurred on acquiring the right to carry on a business, for example patent right, copyright, goodwill etc. ये पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सब इन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों? इनटैंजिबल एसेट्स। और फिक्स एसेट सिर्फ टैंजिबल नहीं होते, फिक्स एसेट इंटैंजिबल भी होते हैं। ये सब इनटैंजिबल एसेट, क्या ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे? एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, यूज्ड प्रॉपर्टी दैट इज अक्वायर्ड usually requires expenditure for rehabilitating or reconditioning to restore its efficient operating state। किसकी बात कर रहे हैं पहले ये बताइए? सेकेंड हैंड चीजों की। यूज्ड प्रॉपर्टी यानी सेकेंड हैंड जो एसेट्स है उन्हें यूजुअली स्टार्ट करने से पहले ही रेडी टू यूज बनाने के लिए कुछ रिकंडीशनिंग के खर्चे करने होते हैं, रिहैबिलिटेशन के खर्चे करने होते हैं। ऑल दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, लीगल चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। पक्का एक प्रॉपर्टी खरीदी, और इंडिया में प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं दोस्तों तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए रजिस्टर कराना पड़ता है, तो कुछ स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस वगैरह पे किए जाते हैं। ऑल दोज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर्किटेक्ट फीस पेड फॉर सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है दोस्तों, उसके लिए एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है जो सुपरवाइज कर सकता है। इस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, ये क्या बला है? पहले इसको समझते हैं दोस्तों। एवरीवन कोई स्पोर्ट्स देखते हो दोस्तों, क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल? हाँ, क्रिकेट में टीम में प्लेयर कितने होते हैं बेटा? 11। लेकिन कोई प्लेयर बाहर भी बैठे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स, सब्स्टिट्यूट जिन्हें किया जा सकता है, ओके, उन्हें कहा जाता है दोस्तों स्टैंड बाय प्लेयर। क्या? स्टैंड बाय। अगर कोई इंजर्ड हुआ तो वो स्टैंड बाय प्लेयर मैदान में आ सकता है, राइट? सॉरी बेटा, हाँ, अब आईपीएल देख रहा है, आईपीएल का नए रूल की बातें नहीं कर रहा हूं, नए रूल में तो कुछ और भी चीजें जोड़ दी ना। ओके, कमिंग बैक दोस्तों, नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट। मैचेस से हटते हैं, फिक्स एसेट पे लेके आते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री यूपी में है, यूपी के बैकवर्ड एरिया में है, और मेरी फैक्ट्री बहुत पावर इंटेंसिव है। पावर इंटेंसिव मतलब बहुत बिजली की खपत होती है वहां पे। लेकिन यूपी के जहां पे, जिस एरिया में मेरी फैक्ट्री है, वहां पर पावर का शॉर्टेज होता है, पावर बहुत टाइम काटी जाती है, राइट? पावर कट्स चलते हैं। तो अगर फैक्ट्री में वर्कर्स आए हों और पावर कट हो जाए तो काम तो नहीं हो पाएगा, वर्कर्स वेले बैठे होंगे लेकिन तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, तो काम ना रुके, इसीलिए मैंने अपनी फैक्ट्री में एक बड़ा जनरेटर लगा लिया है, जेनसेट। ठीक है दोस्तों, जब बिजली जाती है जनरेटर ऑन करते हैं, काम चलता है दोस्तों। लेकिन किसी दिन अगर वो जनरेटर भी खराब हो जाए तो वर्कर्स की बल्ले बल्ले, हाँ, पार्टी। तो इसीलिए आई हैव केप्ट अ स्मॉल जनरेटर, अ स्मॉल जेनसेट एज अ स्टैंड बाय। तो एक रखा हुआ है बड़ा जनरेटर जो हर टाइम चलता है जब बिजली जाती है। अगर कभी वो बड़ा जनरेटर खराब हो जाए तो काम ना रुके, उसके लिए मैंने एक छोटा जनरेटर रखा हुआ है। लेकिन वो छोटा जनरेटर यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता है। दैट छोटा जनरेटर इज कॉल्ड अ स्टैंड बाय इक्विपमेंट, राइट दोस्तों? एवरीवन, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एवरीवन, बेटा स्कूल में आप में से कितने लोग स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज करते थे? स्कूल की बस सर्विस कोई है दोस्तों? हाँ, तो बेटा कभी ऐसा हुआ स्कूल की बस ना आई हो? हाँ, कभी हुआ? ओके, तो बच्चे के स्कूल में ऐसा हुआ कि आज सुबह फोन आ गया, आज बस खराब है, बस नहीं आएगी, तो छुट्टी नहीं, फिर क्या किया? पापा छोड़ने गए। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मेरा अपना एक स्कूल है, जिस स्कूल में 5 बसेस की जरूरत है। 5 बसेस बच्चों को लेने जाती है, ड्रॉप करती है, स्कूल में लाती है और शाम को फिर वापस ड्रॉप करने जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसी दिन अगर एक बस खराब हो जाए तो 4 बसों के बच्चे तो आएंगे, 5वें बस वालों के लिए छुट्टी। टीचर के लिए प्रॉब्लम हो जाए, बेटा आधे बच्चे पढ़ गए, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो इसीलिए हमारे स्कूल ने एक एक्स्ट्रा बस रखी हुई है, 6th बस। उस बस की हमें रेगुलर जरूरत नहीं है, लेकिन वो बस सिर्फ इस पर्पस के लिए रखी हुई है कि किसी दिन अगर कोई बस खराब हो जाए तो ये बस उनके लिए अप्लाई कर सके, उनको ले जाने लाने के लिए यूज की जा सके। दैट 6th बस इज टर्म्ड एज अ स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ठीक है बेटा, आपके स्कूल ने नहीं रखी हुई थी, इसीलिए आपके पेरेंट्स को जाना पड़ता था। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल दोस्तों। मेरे ऑफिस में लैपटॉप्स पे काम होता है, यानी जितने लोग काम करते हैं सबके लिए लैपटॉप की जरूरत है। दे डू द वर्क ऑन लैपटॉप ओनली। मेरे ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, तो कितने लैपटॉप की जरूरत है?
मैंने 12 लैपटॉप रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं दोस्तों? ताकि अगर कोई लैपटॉप खराब हो जाए तो काम रुके ना। वो जो 2 एक्स्ट्रा लैपटॉप रखे हैं वो सब स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। तो आई होप दोस्तों ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट वर्ड का मतलब समझ आता है, राइट? अब मेरा आपसे सवाल है, ध्यान से सोच के बताइएगा, वो जो बड़ा जनरेटर रखा हुआ था, फिक्स एसेट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फिक्स एसेट। तो वो छोटा जनरेटर जो रखा है वो क्या है? वो भी तो फिक्स एसेट है दोस्तों। यस और नो एवरीवन? तो क्या वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस। ओके, वो जो 5 बसेस थी जो यूज हो रही थी, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वो जो छठी बस रखी हुई है वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो जो 10 लैपटॉप यूज हो रहे हैं वो सब, वो जो 2 लैपटॉप स्टैंड बाय में पड़े हैं, बस उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर आई, दोबारा पढ़ लीजिए, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट और ऐसे ही सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। जय माता दी। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग व्हेन द सेम रिजल्ट्स अल्टीमेटली इन एक्विजिशन ऑफ अ पेटेंट। क्या आप समझते हैं दोस्तों ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या होते हैं? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? कोई बताना चाहेगा पेटेंट क्या होता है? यस बेटा। शाबाश मेरे बच्चे। सो कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया फॉर्मूला, कोई नई रेसिपी आपने बनाई है, कोई और आपकी परमिशन के बिना उसे कॉपी ना कर ले, इसके लिए आप उस पर ले लेते हैं पेटेंट, राइट दोस्तों? तो बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली। एलजी ने, मान लीजिए एलजी ने बहुत सारी रिसर्च करी और एक नई टेक्नोलॉजी बना दी, राइट? और वो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटर ने, सैमसंग ने सीधा कॉपी कर ली। देखा एलजी का प्रोडक्ट क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और कॉपी कर दी। रिसर्च पे करोड़ों रुपए किसने खर्च किए थे? एलजी ने। एलजी वो सारा पैसा अपने कस्टमर से रिकवर करेगा इन द फॉर्म ऑफ, जब प्रोडक्ट बेचेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ देगा। अब सैमसंग ने सीधा कॉपी किया, तो सैमसंग ने तो वो रिसर्च के खर्चे इंकर नहीं किए। सैमसंग अपने कस्टमर से वो चार्ज भी नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट सस्ता किसका होगा? बिकेगा किसका? उड़ी बाबा। सारा खर्चा, सारी टेक्नोलॉजी बनाने वाला एलजी, लेकिन प्रोडक्ट बिक रहा है सैमसंग का। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे दोस्तों? अगर सरकार ऐसा करना अलाउ कर दे तो फिर तो कोई भी कंपनी रिसर्च पे स्पेंडिंग नहीं करेगी। सब इंतजार करेंगे, तू पहले कर ले, तू पहले कर ले, फिर हम कॉपी कर लेंगे। एवरीबडी वुड बी कॉपी कैट, अ फॉलोअर, नॉट अ स्टार्टर। तो हमें तो स्टार्टर्स चाहिए जो स्टार्ट करे चीजों को और नई नई इनोवेशंस करे, राइट दोस्तों? तो उसे प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक एक्ट लाया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPRs, जिसके दायरे में आते हैं ये पेटेंट्स वगैरह। और आप लोगों ने तो अभी एक बहुत हसीन दौर देखा है दोस्तों, कोविड का। सॉरी दोस्तों, बट देन ये दौर सदियों में एक आध बार आता है। हम लोग उसके साक्षी रहे हैं, हम लोगों ने देखा है वो दौर। भगवान ना करे ये दौर कभी दोबारा किसी को देखने को मिले, लेकिन जो देखा है वहां से कुछ सीखते हैं दोस्तों। जब कोविड आया दोस्तों, तो कोविड की वैक्सीन को लेके बहुत सारे इश्यूज थे कि वैक्सीन कब आएगी कब आएगी। इंडिया में बहुत सारी फाइजर कंपनी की वैक्सीन आने की बातें हो रही थी जो नहीं आ पाई। फिर फाइनली आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई दोस्तों। कौन सी कंपनी की? कह रहे हमें नहीं पता, वहां गए जो लगा दी। हाँ, हमने कभी वो सर्टिफिकेट भी नहीं देखा जो हमें मिला। कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन। ओके एवरीवन। वैसे इंडिया में प्राइमरली एक और वैक्सीन चल रही थी, एक कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड, बाद में एक स्पुतनिक भी आ गई, राइट, रशियन वाली। उसको छोड़ता हूं रशियन वाली, लेकिन पहले जो 2 वैक्सीन जिन्होंने असली काम किया, एक थी कोवैक्सीन और एक थी कोविशील्ड। सबसे पहले कौन सी आई? सबसे पहले आई कोविशील्ड। सबसे पहले इंडिया में जो वैक्सीन आई दैट वाज कोविशील्ड। आपको पता है किसने बनाई? कौन सी कंपनी? एनी वन ऑफ यू? सॉरी, नहीं। ओके, हम लोग बिजनेस वर्ल्ड वाले लोग हैं ना, तो हम सबसे पहले ये बातें सोचते हैं, कौन सी कंपनी बना रही है, किसका रेवेन्यू बढ़ेगा, कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, किसके शेयर्स खरीदने हैं। बिजनेस वर्ल्ड वाले लोग तो, फाइनेंशियल वर्ल्ड वाले तो यही सोचते हैं ना, फायदा कहां से होने वाला है। चलिए वापस, एवरीवन, इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट। कोविड के टाइम पे एक इंसान का नाम बहुत फेमस हुआ था दोस्तों, अदार पूनावाला। अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो? नहीं? अदार पूनावाला इस कंपनी के ओनर हैं। ये नाम आपने, इस कंपनी का नाम पहले नहीं सुना आप लोगों ने? सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, बिफोर कोविड ऑल्सो। बिना कोविड के भी जो वैक्सीन बाकी बनती हैं,
वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एक इंडियन कंपनी है विच इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इंडिया में कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी कर रही थी, लेकिन कोविशील्ड इंडियन वैक्सीन नहीं है दोस्तों। कोविशील्ड की वैक्सीन इंडिया ने नहीं बनाई, ये फॉर्मूला बनाया एक बाहर की कंपनी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी ने, राइट। उस कंपनी ने इसके ऊपर पेटेंट लिया। तो पेटेंट किसके पास है? ऑक्सफोर्ड के पास, एस्ट्राजेनेका के पास। और इंडिया में बना कौन रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस कंपनी को दिया। अदरवाइज ये कंपनी कोविशील्ड नहीं बना सकती थी दोस्तों, क्योंकि वो फॉर्मूला इनका नहीं था। वो फॉर्मूला बनाया था ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर, और इन्हें दे दिया गया था प्रोडक्शन लाइसेंस पे कि आप ये दवाई हमारे प्रोडक्शन लाइसेंस के अंडर बनाइए, और जितनी दवाई बनाएंगे पर वैक्सीन आप हमें इतनी रॉयल्टी पे कीजिए। रॉयल्टी, मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो कोई और उस दवाई को क्यों नहीं बना सकता, वैक्सीन को क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ऑक्सफोर्ड के पास उसका पेटेंट है। पेटेंट है दोस्तों। उन्होंने करोड़ों रुपए की रिसर्च करी, ह्यूमन टेस्टिंग्स करी, एनिमल टेस्टिंग्स करी, इतने सारी रिसर्च पे पैसा स्पेंड किया। अब अगर कोई भी कंपनी उस फॉर्मूले को कॉपी कर पाए तो वो करोड़ों रुपए बचा जाएगी दोस्तों, राइट। दवाई सस्ती हो जाती उनकी, लेकिन सारा एफर्ट डाला इन्होंने। इसीलिए उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट नाम का कानून बनाया गया। ठीक है दोस्तों। वैसे ही कॉपीराइट्स, आप सब 12th में अकाउंट्स कौन सी बुक से पढ़े? टी.एस. ग्रेवाल। हाँ, हमारी लाइफ में अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन कराने वाले टी.एस. ग्रेवाल साहब। आपकी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आज अगर मुझे सही पता है टी.एस. ग्रेवाल साहब हमारे साथ नहीं है। ये बुक जो आती है वो उनके बेटे अपडेट करते हैं, जी.एस. ग्रेवाल साहब, राइट। बट अगर बुक के फ्रंट पेज पे या 1-2 पेजेस के बाद आपने देखा हो, वहां लिखा होता था कुछ ऐसा, कॉपीराइट्स एस चांद एंड कंपनी, एस चांद प्राइवेट लिमिटेड। कभी देखा दोस्तों ऐसा सिंबल बना हुआ? ये सिंबल जो था ये है कॉपीराइट्स, यानी बुक के ऑथर है टी.एस. ग्रेवाल साहब और उनके बेटे जी.एस. ग्रेवाल साहब, और उन्होंने इस बुक का कॉपीराइट दिया हुआ है सुल्तान चांद को। कोई और इनकी परमिशन के बिना उस बुक की कॉपी नहीं बना सकता। कोई और इनकी बुक के एक्सट्रैक्ट्स नहीं निकाल सकता बिना इनकी परमिशन के। अदरवाइज इनके जो निकाले उसके ऊपर केस किया जा सकता है। दैट्स कॉल्ड कॉपीराइट। आपके लिटरेरी वर्क के ऊपर आपके अधिकार। ठीक है दोस्तों। जो सिंगर्स, जो लिरिसिस्ट गाने लिखते हैं, उन पे उन लिरिसिस्ट के कॉपीराइट्स होते हैं। जो म्यूजिक कंपनीज गाने बनाती हैं, उन म्यूजिक कंपनीज के पास उन गानों के कॉपीराइट्स होते हैं। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, जो गाने हम अपने घरों में प्ले कर लेते हैं वो हमारी पर्सनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, वो हम चला सकते हैं। लेकिन शादियों पे, बैंक्वेट फंक्शंस में, न्यू ईयर पार्टीज में जो आप गाने बजते हुए देखते हैं, वो गाने ऐसे नहीं बजाए जा सकते दोस्तों। उनके लिए पहले लाइसेंस लेना होता है। हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस। ये जो गाने शादियों में बजते हैं, बैंक्वेट पे, डीजेस में जो गाने बजा रहे होते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, वो गाना बजाने के लिए पहले लाइसेंस की जरूरत होती है। सो जो बैंक्वेट या जो रेस्टोरेंट वो गाने चला रहे होते हैं, वो पहले उसके लाइसेंस लेते हैं। सो इंडिया में बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनके पास वो अधिकार है, वो अपने लाइसेंस बांटते हैं। जैसे दवाई के केस में ऑक्सफोर्ड के पास लाइसेंस था, जिन्होंने प्रोडक्शन लाइसेंस दिया था सीरम इंस्टीट्यूट को, वैसे ही वो गाने बजाने के लिए म्यूजिक कंपनीज ने भी अपनी बॉडीज बनाई हुई है। जैसे सारेगामा एक बॉडी है दोस्तों, सारेगामा से आपको लाइसेंस लेना है अगर उनके गाने प्ले करने हैं। वैसे ही इंडिया में और बहुत सारी बॉडीज हैं, बहुत सारे सिंगर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई हुई है जिसका नाम है IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, IPRS। वैसे ही एक फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड, PPL नाम की एक बॉडी है। अगर गाने इनके प्ले करने हैं तो पहले इनसे लाइसेंस लेना होता है। अगर बाय चांस मान लीजिए आपकी शादी है और आपकी शादी में गाने बज रहे हैं और आपके शादी में वो लाइसेंस नहीं लिया गया है, तो ये आके आपकी शादी रुकवा सकते हैं। इनके पास इतने अधिकार होते हैं, राइट। वेन्यू सील करवा सकते हैं, गेस्ट बिना खाना खाए जाएंगे, इसलिए लाइसेंस लेना जरूरी है दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों, रेनबैक्सी नाम की कंपनी, नाम सुना आप लोगों ने? रेनबैक्सी, सिप्ला, ओके, ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। ये रिसर्च पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है, रिसर्च पे खर्चे कर रही है ताकि कोविड की वैक्सीन बनाई जा सके। तो वो जो खर्चे वो कर रहे हैं दोस्तों, जिससे अल्टीमेटली उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया है
जिस पे उनको पेटेंट मिल रहा है, वो जो खर्चे उन्होंने किए हैं, क्या वो खर्चे एक इनटैंजिबल एसेट में रिजल्ट कर रहे हैं? सो ऑल दोस खर्चाज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग व्हेन द सेम रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ अ पेटेंट. सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों, जब हम कहते हैं ना पेटेंट एक इनटैंजिबल एसेट है, माइंड यू दोस्तों, पेटेंट सरकार देती है, यानी सरकार की एक बॉडी है जो पेटेंट आपको देती है. वो पेटेंट जो सरकार देती है उस पर सिर्फ कुछ ही पैसा खर्चा होता है दोस्तों, वो बहुत कॉस्टली नहीं होता. यानी सरकार के पास अप्लाई करना कि मुझे पेटेंट दे दो, और सरकार को चेक करने के बाद आपको पेटेंट देती है, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता. जो असली खर्चा होता है वो आपके रिसर्च वर्क पे होता है, जिसके लिए आप पेटेंट लेने जाते हो. तो सरकार से पेटेंट लेना इट्स अ वेरी नॉमिनल खर्चा. वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है दोस्तों, वो इमीडिएट खर्चा होता है. लेकिन असली खर्चा है उस फॉर्मूले को बनाना, उस टेक्नोलॉजी को बनाना. राइट दोस्तों? ओके, लास्ट वन दोस्तों, K1, मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. एवरीवन, पहले आइटम क्या है इसे देखिएगा. एग्जामिनर को एग्जाम के लिए ये आइटम बहुत पसंद है, वेरी मच. मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या अमाउंट स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस. ये आइटम एग्जामिनर को बहुत पसंद है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो पहले जरा इस आइटम को समझ लेते हैं दोस्तों. वर्किंग कैपिटल, ये नाम सुना आप लोगों ने? क्या होता है वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमारा पैसा करंट एसेट्स में ब्लॉक्ड होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. ओके दोस्तों, अब मुझे बताएं दोस्तों, बच्चे, मैं अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का स्टॉक रखता हूं. रॉ मटेरियल का स्टॉक क्यों रखा जाएगा दोस्तों? Why would you keep a raw material stock? ताकि जब प्रोडक्शन करनी हो तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, तब बाहर भागना ना पड़े कि रॉ मटेरियल खरीद के लाए, पहले से आपके स्टोर में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो. राइट दोस्तों? तो यू मेंटेन अ रॉ मटेरियल स्टॉक. कितना स्टॉक मेंटेन करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन आपकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है. ठीक है दोस्तों? तो जितनी प्रोडक्शन आप करते हैं उसके लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने पास रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करते हैं. मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए आज हम जो फिनिश गुड्स बनाते हैं, उस फिनिश गुड्स का एक यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, इट रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल. एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है. लग सकता है दोस्तों? इस 2 किलो में ½ kg रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है. वेस्टेज, हमारी जो आज की मशीन है या आज की जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, उसमें ½ किलो रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है 2 किलो में से. ठीक है दोस्तों? तो मुझे अपने स्टोर में कितना रॉ मटेरियल रखना होगा अगर मुझे 1 यूनिट बनाना है तो? 2 किलो रॉ मटेरियल. अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी इस तरह से इनोवेट करूं, यानी मैं कोई नई टेक्नोलॉजी लगाऊं, इफ आई डू अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और इस तरह से करूं दैट दिस वेस्टेज रिड्यूसेस, या ये वेस्टेज एलिमिनेट हो जाए, आई एम एबल टू एलिमिनेट दिस वेस्टेज. अब बताइए दोस्तों, अब मुझे अपनी इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल कितना रखना होगा? 1.5 kg. क्या इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है दोस्तों? और क्या करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है? क्या आपने अपने करंट एसेट कम कर दिए? क्या वर्किंग कैपिटल कम कर दी? इसको कम करने के लिए आपने क्या किया दोस्तों? आपने कोई ऐसी प्रोसेस इंप्रूवमेंट करी है, आपने कोई मशीन को अपना ऐसा चेंज किया है, ऐसी नई सॉफ्टवेयर लगाए हैं, हार्डवेयर ऐसे लगाए हैं, जिसकी वजह से अब वो वेस्टेज एलिमिनेट हो गई. ये जो खर्चा आपने इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे किया, ये खर्चा क्या आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा? बेनिफिट्स ऑफ एंड्योरिंग नेचर, दैट खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये लॉन्ग टर्म तक आपके वर्किंग खर्चे रिड्यूस कर देगा. बात समझ आती है दोस्तों? दोबारा से पढ़ लीजिए. मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस. ठीक है दोस्तों? अब वो जो मैंने गाड़ी में पेट्रोल इंजन की जगह CNG इंजन लगवाया था, वो भी किस लिए लगवाया था दोस्तों? कि मेरी डे टू डे रनिंग की कॉस्ट कम हो जाए, तो मेरे वर्किंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाए. वो जो आपने इनोवेशन करी या रिप्लेसमेंट्स करी, मॉडर्नाइजेशन करी, वो सब इसी चीज के लिए था दोस्तों. एंड दैट्स व्हाई दैट खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर.
ये कितने एग्जाम्पल हो गए दोस्तों? 11 एग्जाम्पल, सारे के सारे कैपिटल थे। हाँ, इसमें कोई भी रेवेन्यू नहीं आया। ऊपर हेडिंग देखना जरा, मैंने गायब कर दी थी बेटा। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ, ओ सॉरी, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे ताकि आपको समझ आए। ओके दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको, लेट्स टेक दीज एग्जांपल्स। Expenses incurred in the normal course of business, for example, expenses on administration, expenses incurred in manufacturing and selling products, for example, salaries, rent, insurance, postage, stationery, repairs to assets. Revenue और capital, revenue expenditure डे टू डे रनिंग के लिए, ऑपरेशनल खर्चों के लिए या मेंटेनेंस के लिए इन खर्चों की जरूरत है। इनके बेनिफिट सिर्फ इस साल तक मिलेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस incurred to maintain the business, for example, replacements for maintaining the existing permanent asset, cost of stores consumed in the course of manufacturing, for example, oil, cotton waste, machinery spares consumed, and amount spent on replacement of worn out parts of the machine. बेटा मशीन को ल्यूब्रिकेटेड रखने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ताकि मशीन घिस ना जाए, घिस घिस के खराब ना हो जाए, ल्यूब्रिकेशन की जाती है, ऑयल डाला जाता है। वो ऑयल कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मेंटेनेंस का खर्चा है दोस्तों। राइट एवरीवन। कॉटन वेस्ट, मशीन को साफ रखने के लिए कुछ क्लीनिंग क्लॉथ्स इस्तेमाल होते हैं, कॉटन का वेस्ट इस्तेमाल होता है, ऑल दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीनरी स्पेयर्स कंज्यूम्ड, मशीनरी स्पेयर्स का मतलब दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। एवरीवन, गन्ने का रस पिया कभी आप लोगों ने? हाँ, गन्ने के रस वाली मशीन देखी आप लोगों ने? वो मशीन जो होती, नहीं ऐसे मत देखो सब लोग, देखा? हाँ, वो मशीन जो होती है दोस्तों, वो एक मोटर्स के थ्रू कनेक्टेड होकर चल रही होती है, लेकिन उसको घुमाने के लिए दो व्हील्स होते हैं, बड़े बड़े 2 या 3 व्हील्स। उन व्हील्स को घुमाने के लिए एक रबड़ की बेल्ट होती है। वो रबड़ की बेल्ट से वो व्हील्स कनेक्टेड होते हैं जो उन व्हील्स को घुमा रही होती है। वो रबड़ की बेल्ट व्हील्स को आपस में जोड़ के कनेक्ट कर रही होती है और घुमा रही होती है। वो रबड़ की बेल्ट जो है ना दोस्तों, वो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे ओवर अ पीरियड टूट जाती है। ठीक है, तो गन्ने के रस की मशीन की लाइफ है 5 साल, लेकिन उस 5 साल में ये रबड़ की बेल्ट 20-30 बार टूट जाएगी। जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ज्यादा टूट जाएगी। तो गन्ने के रस की मशीन वाला हमेशा अपने पास स्पेयर बेल्ट रखता है कि जब बेल्ट टूटी एक नई बेल्ट लगा दी। अब आपसे मेरा सवाल है, ये जो बेल्ट उसने रिप्लेस करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। व्हाई? और अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट, अभी इंजन चेंज किया था तो आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो उसकी लाइफ को एनहांस कर रहा था। ये क्या एनहांस कर रहा है या मेंटेन करने के लिए? ये तो वॉर्न आउट पार्ट है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो यूज करते करते वियर आउट हो जाते हैं, उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। वो एसेट की लाइफ को बढ़ाते नहीं है दोस्तों, वो एसेट की लाइफ को मेंटेन करते हैं। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये लैपटॉप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इस लैपटॉप की लाइफ मान लीजिए 5 साल है। इसमें एक बैटरी का इस्तेमाल होता है। नाउ दैट बैटरी हैज अ लाइफ ऑफ से 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स मैक्सिमम। वो बैटरी ओवर अ पीरियड खत्म हो जाएगी। तो लैपटॉप को अगर 5 साल चलाना है तो मुझे इस बैटरी को बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट बैटरी इज अ कंज्यूमेबल। राइट एवरीवन? वो खुद एक फिक्स एसेट नहीं है, वो एक कंज्यूमेबल आइटम। अगर मैं उसे रिप्लेस करता हूं, दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके दोस्तों? आइटम पढ़िएगा, अमाउंट स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part, जो यूज करते हुए wear out हो जाते हैं। all those खर्चास on replacement of wear out parts is termed as revenue expenditure. cost of goods purchased for resale, goods purchased for resale का मतलब खरीदे और बेचे। वो पेप्सी वाला एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास में लिया दोस्तों, मैं पेप्सी खरीदता हूं, पेप्सी बेचता हूं, तो पेप्सी मेरे लिए क्या है? गुड्स। इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। depreciation on fixed assets, interest on loan for business, loss on sale of fixed asset, everyone, depreciation, हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हर साल पीएनएल में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू लॉस, एसेट की वैल्यू का यूसेज की वजह से कम होना। इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर बिजनेस, मैंने बैंक से लोन लिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचा है दोस्तों, उस पर लॉस हुआ, क्या हम उसे पीएनएल में डालते हैं दोस्तों?
दैट लॉस इज अ रेवेन्यू लॉस, इसीलिए वो पीएल में चला जाता है दोस्तों। ठीक है जी, ओके दोस्तों, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं इन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, पहली आइटम दोस्तों, एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन टूर टू परचेज अ मशीन। वाई कैपिटल बेटा, पहले तो आइटम क्या है, आइटम बता दो। खर्चा किस चीज पे हुआ है? नहीं नहीं, पूरा पढ़ो। एक्सपेंसेस ऑन अ फॉरेन टूर टू परचेज अ मशीन। बेटा हमें एक फॉरेन से मशीन इंपोर्ट करनी है, मैं कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं मशीन लेने, या मैं इंजीनियर हूं, मैं मशीन लेने फॉरेन गया हूं, ताकि पहले तो वहां जाके सिलेक्ट करूंगा कौन सी मशीन लेनी है, तो मेरे जाने के खर्चे, आने जाने के खर्चे, कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाई कैपिटल? एसेट को अक्वायर करने से जुड़े हुए खर्चे हैं। राइट एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी की कॉस्ट। तो जाने के खर्चे, मशीन को लाने के लिए जो आप गए हैं वो खर्चे कैपिटल है, मशीन की कॉस्ट तो वैसे ही कैपिटल है। बेटा अगला भी ट्राई करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन, क्यों? मशीन को अक्वायर करने के खर्चे हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट वन बेटा, बिल्कुल, और लाने का खर्चा है। राइट ना? सो कस्टम ड्यूटी, जब आप मशीन को इंपोर्ट कर रहे हो पहले आपको कस्टम बॉर्डर्स पे कस्टम ड्यूटी पे करनी है, लाने का खर्चा है, दैट्स व्हाई अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, तो मशीन को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा है। आप समझते हैं दोस्तों इरेक्शन का खर्चा मतलब क्या होता है? मशीन को खड़ा करना, उसके खर्चे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे आप लोग मेट्रो स्टेशन पे आते हैं दोस्तों, मेट्रो में एक बैगेज स्कैनिंग मशीन लगी होती है, जिसे हम सिंपल भाषा में एक्सरे मशीन कह देते हैं। राइट ना? वो बैगेज स्कैनिंग मशीन है जहां पे आप अपने बैग्स डालते हैं, वो चेक करते हैं। वो मशीन जो है वो इंडिया में बाहर से इंपोर्ट की जाती है, मान लीजिए कोरिया से इंपोर्ट की गई। ये बहुत हैवी मशीन्स होती हैं दोस्तों, तो ये एज इट इज नहीं आती हैं, ये आती है नॉकडाउन कंडीशन में। सेमी नॉकडाउन या नॉकडाउन कंडीशन मतलब इसके पुर्जे अलग अलग आते हैं, पार्ट्स अलग अलग आते हैं, फिर यहां लाके उन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, मतलब नट पे वो कह दो नट कसे जाते हैं, आते हैं उनके पार्ट्स है। तो वो जो नॉकडाउन कंडीशन से मशीन को खड़ा करने के खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन चार्जेस। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला नंबर, यस बेटा, मशीन को इंस्टॉल करना यानी अगेन रेडी टू यूज बनाने के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन बेटा, वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेडी टू यूज बनाने के लिए ट्रायल रन का सक्सेसफुल होना जरूरी है, तो वो टेस्टिंग के खर्चे, वो सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके बच्चे, नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। सेकेंड हैंड हमारे लिए तो पहली बार आ रही है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात। ओके, नेक्स्ट वन दोस्तों, यस बच्चे, वाई कैपिटल? तो रेडी टू यूज बनाने के लिए ये खर्चे किए जा रहे हैं और ये एसेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन, ओडी बाबा मेरी बारी आती, नंबर इतना सारा लिखा गया। हाँ, ओके, कह रहे कहना क्या चाहते हो? हाँ ऐसा, अच्छा चलो ये वाले में मैं हेल्प करता हूं, फिर अगला वाला आप ट्राई करना। सब लोग पढ़िए दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन अ टर्म लोन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज नॉट बिगन टिल द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। राइट, यहां देखिए दोस्तों, ये बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पर बैंक से एक लोन लिया है, बैंक लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। एक एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया।
और यहीं पर कंस्ट्रक्शन के खर्चे शुरू भी हो गए, यानी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, खर्चे इंकर होने शुरू हो गए। मुझे बताइए बैंक इंटरेस्ट कब से लेना शुरू करेगा? इसी दिन से दोस्तों। लेट मी पुट अ डेट हियर, मान लीजिए 1 मई की डेट है, 1 मई 23, तो बैंक इंटरेस्ट कब से लेना शुरू करेगा? 1 मई से। कब तक लेगा? जब तक हम उसे रीपे नहीं कर देते। राइट एवरीवन? बेटा ये एसेट का कंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, साल के बाद कंप्लीट हुआ दोस्तों। राइट एवरीवन? मान लीजिए 30 जून 2024 के। बैंक इंटरेस्ट कब तक लेगा? पक्का? सोच लो, आप कुछ मिक्स कर गए, इसीलिए मैंने डेट्स ऐसे डाली कि आप उस डेट पे फोकस करने लग जाओ बस। दोबारा से बताइएगा, बैंक इंटरेस्ट कब से लेगा? कब से? 1 मई से। क्यों बेटा? बैंक ने जब से लोन दिया, राइट ना? कब तक लेगा? जोर से बोल बेटा। आप, मैंने कहीं लिखा कब लोन रीपे हो गया, तो आपने कैसे कह दिया 30 जून तक लेगा? 30 जून को जाके तो हमारे एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। जब तक लोन रीपे नहीं करते, बैंक का इंटरेस्ट का मीटर चलता रहेगा दोस्तों। चलेगा एवरीवन? चलिए अब बताइएगा दोस्तों, यहां पर जाके मैंने लोन रीपे किया 31 दिसंबर 24, लोन रीपेड। अब बता दीजिए बैंक कब से कब तक का इंटरेस्ट लेगा? बैंक यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट लेगा दोस्तों। ओके एवरीवन, यहां तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ था, यहां जाके 30 जून को जाके एसेट कंप्लीट हुआ। यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ बेटा, कैपिटल। वाई कैपिटल? एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा जरूरी था। हमने ये लोन लिया ही किस लिए था? एसेट के पर्पस के लिए, एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और अभी तक एसेट की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो इस पीरियड में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया, क्या ना ऐसे एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया, वो सारा का सारा इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट पे किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। ओके दोस्तों, अब साल के एंड में क्या मैं ये बात कह सकता हूं, इंटरेस्ट इज बीइंग पेड और इंकर्ड ऑन दिस लोन एंड द एसेट इज नॉट येट रेडी फॉर यूज? एसेट अभी तक रेडी फॉर यूज, तो इंटरेस्ट का खर्चा कैपिटल और रेवेन्यू। पक्का एवरीवन? अब इस पॉइंट को दोबारा पढ़िएगा, पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज नॉट बिगिन टिल द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कमर्शियल प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई साल के एंड तक, मतलब एसेट अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये सारा इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके एवरीवन? सब लोग बता दीजिए क्या बात समझ आती है बेटा? ओके हाँ बेटा, अगला वाला आपने बताना है अब, ठीक है? कोई और हेल्प नहीं करेगा, बच्चे को बोलने दीजिए। कह रहे सर पहले तो लाइनें छोटी छोटी आ रही थी, मेरी बारी आते ही सारे बड़े बड़े हो गए। हाँ बेटा, लेकिन ये हम समझ चुके हैं अभी, इसलिए आप बता पाओगे। सॉरी बेटा, वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कह रहे क्योंकि कैपिटल नहीं है इसलिए रेवेन्यू। बट क्यों कैपिटल क्यों नहीं है? अच्छा, क्योंकि रेवेन्यू है। हाँ, ऐसे पिंग पोंग थोड़ी ना करना है। यार लकी ड्रॉ हो रहा था, एक पिक कर लिया सर, अब आप बताओ सही है कि नहीं? हाँ जी, रीजन जो आपको लगता है वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू आर राइट इन दैट आंसर, बट वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा चलो मैं अपने एग्जाम्पल पूछता हूं। हम इस एग्जाम्पल में कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं? वहां पे कौन से पीरियड से कौन से पीरियड का खर्चा? क्या हम 1 मई से 31 मार्च, 1 मई से 30 जून, 1 मई से 31 दिसंबर, या किसी और पीरियड के खर्चे की बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में? दोबारा से देखते हुए, द कमर्शियल प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बिगन। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। यानी हम कब से कब तक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं?
हम यहां से यहां तक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट ऑलरेडी रेडी फॉर यूज हो चुका है। उसके बाद के जो खर्चे हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट एवरीवन? ओके, एक और आपने ही ट्राई करना है, अब छोटा सा। फिर अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, ओके। रिपेयर्स ऑफ मशीन आफ्टर द मशीन इज पुट टू यूज। वाई? और आगे कुछ और भी लिखा है, एसेट ऑलरेडी पुट टू यूज हो चुका है, मतलब एसेट ऑलरेडी यूज हो रहा है, उसके बाद रिपेयर हो रही है, so that expenditure is a maintenance expenditure and that's why a revenue expenditure. Right beta? Next one बच्चे। और रिप्लेसमेंट कर रहे हो वॉर्न आउट पार्ट की, जैसे अभी वो गन्ने के रस की मशीन वाली बात की थी दोस्तों, तो वॉर्न आउट पार्ट का रिप्लेसमेंट अगर आप करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। एसेट के अपनी यूजफुल लाइफ तक बेनिफिट्स लाने के लिए इनको रिप्लेस करना जरूरी है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन बेटा, किसकी बारी है? यस बेटा। वाई? सालाना मेंटेनेंस का खर्चा है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट नहीं देगा, सिर्फ इस साल तक बेनिफिट देगा, दैट्स व्हाई अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात बेटा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, अभी इसी की बात करी थी हमने, एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये आइटम। अमाउंट मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा, इसके पीछे होगा क्या दोस्तों? आप वर्किंग एक्सपेंस कैसे रिड्यूस कर पाओगे? कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके, कुछ मॉडर्नाइजेशन करके, उनके थ्रू। तो आपने बैकग्राउंड में जो किया होगा वो एक एसेट की एनहांसमेंट्स करी होंगी, दैट्स व्हाई दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। ओके, नेक्स्ट वन भी आप ट्राई कर रहे हैं। Amount spent for replacement of a petrol driven engine by CNG kits. क्यों? अच्छा, पहले तो हुआ क्या है, आइटम क्या है? मुझे रेवेन्यू कैपिटल नहीं चाहिए, पहले इसका मतलब बता दो क्या है। और पेट्रोल इंजन को रिप्लेस करने के लिए, तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल इंजन को सीएनजी किट से रिप्लेस किया जा रहा है। रेवेन्यू और कैपिटल, इससे होगा क्या? क्यों कर रहे हैं? मन किया क्यों कर रहे हैं? ओके, तो उससे फायदा क्या होगा? तो फिर कैपिटल रेवेन्यू। हाँ पक्का। क्यों करा है दोस्तों ऐसा? ताकि फ्यूल एफिशिएंसी आए, आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाए, और वो भी लॉन्ग टर्म तक, एंड दैट्स व्हाई दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट? सॉरी बेटा, बट आपको तो बात समझ आती है, वो आइटम क्यों रिप्लेस कर रहे हो? राइट ना? एक एसेट, एक किसी भी एसेट का, लाइक मशीन, सबसे मेन चीज है उसका इंजन। अगर आप वो रिप्लेस कर रहे हो तो वो आपके बेनिफिट्स को एनहांस कर रही होगी। बट आपको तो यही मानना चाहिए ना कि मैं खर्चे को बढ़ाने के लिए इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। राइट ना? मतलब आप इमेजिन करके देखो, मैं ये अगर आपकी क्वेरी मानूं तो ये मतलब है कि मैंने अपने पेट्रोल इंजन को रिप्लेस किया सीएनजी से, ताकि मेरी फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाए। जो पहले 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने की कॉस्ट 5 रुपए आती थी, अब 8 रुपए आए, इसलिए चेंज किया। ऐसा तो नहीं ना? चेंज किया ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो। तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पर्पस, रिप्लेसमेंट का पर्पस क्या है? बेनिफिट लेके आना, एनहांसमेंट लेके आना। राइट? मैं गाड़ी सर्विस कराने गया दोस्तों, पहले 16 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी, सर्विस के बाद 14 दे रही है। नहीं, बट और एवरेज कम हो गई। ऐसा तो कराने नहीं गया हूंगा ना, इंप्रूव कराने गया हूंगा। सो इसीलिए कोई आप खर्चा कर रहे हैं तो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, ये मानते हुए ऑफ कोर्स। ओके एवरीवन, किसकी बारी है? यस बेटा। सॉरी, आप ओके इधर से लेते हैं। यस बेटा। हाँ, कैपिटल। वाई बेटा? शाबाश मेरे बच्चे। कॉस्ट ऑफ रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन चेंज टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। यू नो, एक इंजन में मेन चीजें यही होती है, रिंग्स एंड पिस्टन। आपको सब बातें पता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, हम कोई वो काम थोड़ा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला, बट आपने एक इंजन की मेजर ओवरहॉलिंग करी है, मेजर पार्ट्स चेंज किए हैं टू गेट
fuel efficiency. That expenditure will provide you long-term benefits and hence a capital expenditure. Next one, beta. तो ओवरहॉलिंग मींस एक मेजर रिपेयर करना. तो मेजर रिपेयर किया है आपने मोटर कार के इंजन का टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी. अगेन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा. ओके, योर गुड नेम इज सरगम, राइट ना? यस सरगम, यस बेटा. लीगल एक्सपेंसेस टू अक्वायर अ बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों मेरे बच्चे? एसेट को रेडी टू यूज अक्वायर करने के लिए एसेट को खर्चा किया जा रहा है, और वो एसेट भी एक लॉन्ग टर्म एसेट है, बिल्डिंग की बात हो रही है. दैट्स व्हाई अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. शाबाश बेटा. नेक्स्ट वन. ओके, ये सबके लिए ओपन है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए ओपन है. पहले तो आइटम क्या है, कोई समझाना चाहेगा? ओके, नहीं पॉइंट इतना आसान नहीं है कोई पहली बार पढ़ सके इसे. आपके लेवल पे पहले ये भाषा समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों. वो टर्म्स आपने पहले नहीं सुनी है, इसलिए घबराइए नहीं. आइए मेरे साथ, सब लोग आइए. देखिए दोस्तों, कोर्ट में जो केस जाते हैं, कोर्ट में अगर कोई केस फाइल किया जाता है उसे कहा जाता है लीगल सूट. ये सूट का मतलब वो नहीं जो हम पहनते हैं. लीगल सूट का मतलब कोर्ट में जो केस गया. जब कोर्ट में केस जाता है दोस्तों, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. एक पार्टी को कहते हैं प्लेंटिफ. प्लेंटिफ का मतलब जो दुहाई लगा रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, जो प्रॉब्लम कोर्ट में लेके गया, जिसने केस फाइल किया, दुहाई हो सरकार ऐसा हो गया, हाँ, वो है प्लेंटिफ. द अदर वन पार्टी इज कॉल्ड डिफेंडेंट. डिफेंडेंट का मतलब जिसके अगेंस्ट केस किया गया, जो अपने आप को डिफेंड करेगा, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा. दैट पार्टी इज कॉल्ड डिफेंडेंट. ठीक है दोस्तों. तो मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है. उस प्रॉपर्टी में मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरी ओन प्रॉपर्टी है, मेरी बैलेंस शीट में एक एसेट आ रहा है प्रॉपर्टी, और मेरी फैक्ट्री वहां से चल रही है. मेरे चाचा जी ने उस पर केस कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं, उन्हें बिलोंग करती है. ठीक है दोस्तों. प्लेंटिफ कौन होगा? चाचा जी. और अब मैं क्या करूंगा? मैं डिफेंडेंट हूं, तो मुझे भी अपना वकील कोर्ट में उतारना पड़ेगा इस केस को डिफेंड करने के लिए. क्या उस पर मैं खर्चे करूंगा? वो खर्चे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ दोस्तों, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू. क्या बात कर रहे हो, क्यों? चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, आराम से सोच के आंसर. नहीं पहले तो ये तो तुक्के वाली बात होगा ना, रेवेन्यू. क्यों? लेट्स कम टू दैट एवरीवन. मुझे बताइए, अगर मैं ये केस जीत जाता हूं तो क्या होगा? प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी. ये पहले किसकी है प्रॉपर्टी? अगर मैं केस जीत गया, विल दैट रिजल्ट इन अ न्यू एसेट क्रिएशन? क्या पुराने एसेट के बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे? मेरा एसेट मेरा ही रहेगा. यस और नो? पक्का? तो जो खर्चा मैं कर रहा हूं एज अ डिफेंडेंट टू डिफेंड दिस प्रॉपर्टी, दैट खर्चा इज बीइंग इंकर्ड फॉर मेंटेनिंग माई टाइटल इन द प्रॉपर्टी. टाइटल का मतलब मेरा ओनरशिप अधिकार, मेरा मालिकाना हक बचाने के लिए यह खर्चा किया जा रहा है. दैट एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड फॉर मेंटेनिंग माई टाइटल इन द एसेट, इन द प्रॉपर्टी. तो अगर ये खर्च, ये एसेट, ये केस मैं जीत भी जाता हूं, कोई नया एसेट नहीं आएगा, बल्कि मेरा एसेट मेरा ही रहेगा. तो अपने उस मालिकाना हक को बचाने के लिए मैं ये खर्चा कर रहा हूं. इससे कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होगा. दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मेरी बात समझ आती है दोस्तों? जैसे आपने व्हाइट वॉश किया था या कुछ रिपेयर के खर्चे किए थे बिल्डिंग पे, वो क्यों किए थे दोस्तों? बिल्डिंग को फिजिकली मेंटेन करने के लिए, फिजिकली. वैसे ही ये खर्चा किया जा रहा है अपने ओनरशिप टाइटल को मेंटेन करने के लिए. बात समझ आती है दोस्तों? अब पढ़िए. यस बेटा. मैं हार गया तो चला जाएगा, लेकिन कैपिटल फिक्स एसेट तो तब भी नहीं बनेगा. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो किसी भी हालत में नहीं है. अगर मैं हार गया तो मेरा एसेट चला जाएगा, बट किसी भी हालत में, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, क्या कोई नया एसेट बनेगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता ये. ओके, नाउ कम टू दैट वन. पहले डिफेंडेंट वाली बात समझ आती है?
पहले डिफेंडेंट क्लोज करता हूं, फिर प्लेंटिफ पे लेके आता हूं। आइटम को दोबारा पढ़िए दोस्तों, 20th पॉइंट, लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट। डिफेंड अ सूट मतलब हम कौन है? डिफेंडेंट। क्लेमिंग दैट, सूट में यह क्लेम किया जा रहा है, केस में यह क्लेम किया जा रहा है दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द, सूट में प्लेंटिफ ने यह कंप्लेंट करी है कि जो मेरी साइट है वो उसे बिलोंग करती है। मतलब चाचा जी कह रहे हैं ये साइट मेरी नहीं है, चाचा जी की है। ठीक है दोस्तों, बात समझ आती है? तो हम यहां पे डिफेंडेंट है, हम डिफेंड कर रहे हैं। अगर हम डिफेंड कर रहे हैं, जीते या हारे, कोई नया एसेट क्रिएट, हम अपने एसेट के टाइटल को मेंटेन रखने के लिए खर्चा कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं दोस्तों, बच्चे का एक सवाल है, सर लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेंटिफ नाउ। प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चा वो कर रहा है, कैपिटल रेवेन्यू। हाँ दोस्तों, ओके दोस्तों, प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो केस जीत गया तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये केस आप जीत सकते हैं, जीतने के चांसेस हैं, देन दिस खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट दोस्तों? क्योंकि तब एक एसेट कंस्ट्रक्ट होगा, क्रिएट होगा इस खर्चे की वजह से, देन इट वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा? ओके एवरीवन, आ जाइए। बिल्कुल सही बात, उसके वकील का क्या ओपिनियन है वो सब बातें बेटा। ओके, 21st वन किसकी बारी है? अभी आपकी है। हाँ हाँ बेटा, रेवेन्यू। वाई? एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, नहीं नहीं, एक बार पूरा पढ़ना है ना। अमाउंट स्पेंट ऑन रीपेंटिंग ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग फर्स्ट टाइम ऑन परचेज। मतलब एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, वो कह रहा है ओल्ड बिल्डिंग, और परचेज करते ही आपने उस पर पेंट करवाया, तो पक्का? अब बड़ी जल्दी बदल गया यार। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट आइटम दोस्तों। उस आइटम पे दम लगाइए, उसे समझिए और कुछ नहीं। बच्चे ने बिल्कुल सही रीजन दिया, सर मेरे लिए तो पहली बार आई है, तो उसे रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट बेटा? किसी को है दुविधा तो जल्दी से बता दो, बढ़ जाओ आगे। अक्षत इज ओके बेटा? चल अक्षत, नेक्स्ट वन। यस बेटा, अमाउंट स्पेंट ऑन एनुअल रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। रेवेन्यू। वाई रेवेन्यू? मेंटेनेंस खर्चा। हर साल अपनी बिल्डिंग को आप रीपेंट करते हो, यू नो, लोगों पे होता है ना, दिवाली के दिन हम रीपेंट करवा रहे हैं, दिवाली के आसपास रीपेंट करवा रहे हैं, सो ऑल दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। शाबाश बेटा। नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री। वाई कैपिटल? एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा करना जरूरी है। वो जैसे म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस लेना था दोस्तों बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करने के लिए, सो वो खर्चा फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट वन बेटा, एनुअल रिन्यूअल फी ऑफ लाइसेंस फॉर द ईयर। वाई रेवेन्यू मेरे बच्चे? और वो भी एनुअल है, साल तक के बेनिफिट्स मिलेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, एसेट ऑलरेडी रेडी फॉर यूज है, तो उसको रिन्यू किया जा रहा है लाइसेंस को, हर साल के बेनिफिट्स देगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? परफेक्ट मेरे बच्चे। नेक्स्ट वन, पहले बेटा मुझे कैपिटल रेवेन्यू नहीं चाहिए, आइटम का मतलब चाहिए, इसलिए समझना आइटम को आराम से। सब लोग पढ़िए दोस्तों। यस बेटा, पढ़ लिया? हाँ जी, बता दो। ओके ओके, चलो पहले एक बार आइटम को समझते हैं दोस्तों। आपने कभी देखा दोस्तों, बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो उनका सामान स्टोर करने के लिए, जैसे सीमेंट वगैरह है दोस्तों, सीमेंट को अगर ओपन में छोड़ दिया जाए, बारिश आ जाए, सीमेंट खराब हो जाएगा दोस्तों, तो स्टोर करने के लिए टेम्परेरी वो यू नो शेड्स बना दिए जाते हैं, जैसे टीन की वो बना दी गई, हट्स टाइप बना दी गई, या मजदूरों को ठहराने के लिए भी हट्स वही बना दी जाती हैं कि मजदूर वहीं पे रह सके। यू नो, ये जो वर्कर्स काम करते हैं दोस्तों, दे आर लाइक नोमैड्स। यू नो, ये जिस साइट पे काम हो रहा है, आज यहां पे रह रहे हैं, यहां काम खत्म होगा, दूसरी साइट पे शुरू होगा, फिर वहां चले जाएंगे, तो इनको ठहराने के लिए वहीं पर इनके टेम्पररी हट्स बना दी जाती हैं।
जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इन हट्स को तोड़ दिया जाता है और बिल्डिंग बना के हैंड ओवर करके चले जाते हैं। तो ये जो टेम्पररी हट्स आपने बनाई, चाहे माल को स्टोर करने के लिए या वर्कर्स को ठहराने के लिए, वो टेम्पररी हट्स क्या उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की नेसेसिटी है या नहीं है? हाँ दोस्तों, है या नहीं है? अगर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? दोबारा सब लोग आराम से पढ़िए। अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटीरियल व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। इज दैट ओके दोस्तों? नेक्स्ट वन, डिपॉजिट विद MTNL फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन। चॉकलेट दूंगा इस पे राइट आंसर पे। यस बेटा। क्यों? ये तो चॉकलेट का इंतजार कर रहा था कि सर बोलो सही चॉकलेट में, तभी आंसर दूंगा। एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट। सब लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लीज एवरीवन सामने देखें। दोस्तों मैं अपने हर बैच में एग्जाम्पल लेता हूं और इस एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। आगे लाइफ में आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसे समझिएगा। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दोस्तों, सेंटर पे आप लोगों को पानी पिलाने के लिए एक वाटर डिस्पेंसर मशीन लगी हुई है। उस वाटर डिस्पेंसर मशीन के ऊपर 20 लीटर का एक पानी का जार लगा हुआ है, राइट? वो वाटर का जो जार है दोस्तों, हम मार्केट से खरीदते हैं, और जब मैं वो जार लेने गया तो 20 लीटर का एक जार दुकानदार ने मुझसे मांगे सर 200 रुपए। मैंने कहा भाई 20 लीटर का जार 200 रुपए? कह रहा नहीं सर, पानी है 50 रुपए का, और जो वो खाली जार है उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है 150 रुपए। आप खाली जार वापस कर जाइएगा और ये 150 रुपए ले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे सवाल, ये स्टेटमेंट समझ गए हो सब? अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। मेरी जेब से पैसा कितना गया? कैश। कैश तो 200 रुपए गया, राइट? मेरा खर्चा कितना है? 50 रुपए। बाकी 150, बाकी 150 रुपए कैश गया जो बाद में वापस आना है। जो चीज आपकी जेब से जाती है लेकिन बाद में वापस आनी है, वो आपका खर्चा नहीं होती है, वो एक एसेट है दोस्तों। तो हम जब एंट्री पास करते हैं, हम एंट्री ये पास करते हैं दोस्तों, वाटर अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 150 रुपीज, टू कैश 200 रुपए। पैसा तो मेरी जेब से 200 गया, लेकिन हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस के चैप्टर में भी बात पढ़ी है, पैसा जाए या ना जाए, खर्चा इंकर होना अलग चीज होती है, राइट? तो खर्चा कितना इंकर हुआ है? 50 रुपए। कैश कितना गया है? 200। वो 150 रुपए मेरा खर्चा नहीं है, वो 150 जो मैंने किसी को दिया है वो मेरा डिपॉजिट उसके पास पड़ा है जो बाद में वापस आना है। दैट्स एन एसेट फॉर मी, जिसका बेनिफिट मुझे बाद में मिल जाना है दोस्तों। तो P&L में जा रहा होगा 50 रुपए का खर्चा, बैलेंस शीट में जा रहा होगा 150 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट एवरीवन? दैट 150 इज अ डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट है दैट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट क्या ये डिपॉजिट की वजह से एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट हुआ? क्या ये फिक्स्ड एसेट है? क्या ये डिपॉजिट एक फिक्स्ड एसेट है? ओके, मैं अपने वर्ड्स को रिफ्रेज करता हूं। क्या ये डिपॉजिट एक एसेट है? एसेट तो है, बट क्या ये फिक्स्ड एसेट है? नहीं दोस्तों। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज क्रिएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। क्या ये कोई फिक्स्ड एसेट बना है? सो इट इज नीदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा पैसा जाने का मतलब ये नहीं होता कि एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। नीदर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है। इट रिजल्ट्स इन एंड एडवांसेस। डिपॉजिट क्रिएट हो गया है मेरा किसी के पास, जो ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये खर्चा ही नहीं है। सो अब बता दीजिए दोस्तों, अब पढ़िए 26th आइटम। जैसे वो पानी का जार का डिपॉजिट रखवाया था, अब की बार क्या किया है? MTNL के पास टेलीफोन लगवाने के लिए एक डिपॉजिट रखवाया है। क्या खर्चा है या डिपॉजिट है? और डिपॉजिट है तो ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो पक्का एवरीवन। वो लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा दिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह से। हमारा पैसा किसी और के पास जमा पड़ा है। इज दैट ओके दोस्तों? जल्दी बोलो हाँ या ना। बेटा जैसे बैंक में डिपॉजिट, बैंक में पैसा रखवाते हो, वो क्या होता है? एक एसेट,
मेरा पैसा किसके पास पड़ा है? वैसे ही जो पानी के जार वाले एग्जाम्पल में पैसा था वो किसके पास पड़ा है? मेरा पैसा उस दुकानदार के पास। यहां पे हमारा पैसा किसके पास पड़ा है? खर्चा नहीं हुआ दोस्तों। जैसे वो बैंक बैलेंस खर्चा नहीं है, वैसे ये भी खर्चा नहीं है, ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके एवरीवन? हाँ बेटा, किसकी बारी है अब? हाँ बेटा, नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। पहले तो आइटम क्या है, आइटम समझा दो। एक्सपेंसेस फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, मतलब स्टॉक को यहां से वहां शिफ्ट करना, राइट ना? मेरा सामान पहले पुरानी फैक्ट्री में पड़ा था, अब उसे उठा के नई फैक्ट्री में ट्रांसफर किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाँ बेटा, अब रेवेन्यू, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं। हाँ एवरीवन, पहले खर्चे को तो देखें दोस्तों। खर्चा क्या है? सामान, स्टॉक, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कोई फिक्स एसेट बना मेरे बच्चे? नहीं। तो ऑर्डिनरी कोर्स में खर्चा हुआ है, सामान को यहां से वहां शिफ्ट करना एक आम बात है दोस्तों। जब भी आप अपनी लोकेशन शिफ्ट करेंगे आपको वो खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन कोई नया फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट एनहांस नहीं हो रहे, इसलिए वो खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन भी आप भी ट्राई करेंगे। फाइन्स इम्पोज्ड। मेरी फैक्ट्री बहुत पॉल्यूशन कर रही थी बेटा, म्यूनिसिपैलिटी वालों ने फाइन लगा दिया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने फाइन लगा दिया, राइट? लगा सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। क्यों? कोई एसेट थोड़ी ना बना है उससे, तो ऑपरेशनल खर्चा है, ऑपरेशनल नुकसान हुआ है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट वन बेटा, चॉकलेट फॉर द राइट आंसर एवरीवन। यस बेटा, यस बच्चे, पढ़ लिया? पहले आराम से पढ़ के मुझे आइटम समझा दो। कैपिटल रेवेन्यू बाद की बात है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक बार डेट्स पढ़ते हैं, एक बार डेट्स के साथ पढ़ते हैं। कब पे किया है मेरे बच्चे? 1 जनवरी 22 को। कितने रुपए? 12,000। कितने पीरियड के लिए है? साल के लिए। यानी 1 जनवरी से कब तक? 31 दिसंबर तक। और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च के दिन। यानी इस 12 महीने में से, जो इंश्योरेंस के 12 महीने हैं, उसमें से करंट ईयर को कितने महीने बिलोंग करते हैं? सिर्फ 3 मंथ्स, 9 महीने अगले साल के। तो जल्दी से सोच के आंसर दीजिए दोस्तों। 12,000 रुपए का इंश्योरेंस पे किया है, उसमें से 3 महीने इस साल के, 9 महीने अगले साल के। 3 महीने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए क्या कोई फिक्स बन गया? 9 महीने के लिए वो इस साल का खर्चा ही नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों। तो जैसे अभी डिपॉजिट की बात कर रहे थे, वैसे 9 महीने के लिए इट्स अ प्रीपेड इंश्योरेंस, वो अगले साल का रेवेन्यू खर्चा होगा। इस साल का रेवेन्यू खर्चा कितना है? 3 महीने का 3,000 रुपए। हाँ या ना? मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता था दोस्तों। अगर 12 महीने के लिए इंश्योरेंस पे करी है, 12 महीने से 3 महीने के बेनिफिट इस साल मिल रहे हैं, 9 महीने के बेनिफिट अगले साल, तो 3 महीने का खर्चा इस साल का है। बट वो खर्चा क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों? 3 महीने का? यस। 9 महीने का तो इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज नीदर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 9 मंथ्स। वो अगले साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, लेट्स टेक इट है। नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट 3,000 रुपए इस साल का रेवेन्यू एक्सपेंस है और 9,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस है, जो अगले साल का रेवेन्यू एक्सपेंस बनेगा। ठीक है बेटा? ओके, आइए दोस्तों, 30th अभी नहीं करेंगे, 31st 32nd छोड़िए, यहां आ जाइए दोस्तों। 33rd किसकी बारी है? यस बेटा, योर गुड नेम इज अनंत। यस बेटा,
मुनीश बेटा आई विल कम टू योर डाउट, अभी आपकी बारी पे भी आता हूं, ठीक है? तो जस्ट वेट फॉर योर टाइम, आई विल कम बैक टू दैट। 25th वाला रिपीट भी करता हूं, जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। यस बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओहो सी दिख रहा है, ओहो आनंद ने तो चालाकी नहीं नहीं, आनंद आनंद आइटम समझा दे बेटा, क्या है? राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज नई बिल्डिंग को बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को गिराना जरूरी है, तो ये खर्चा नए एसेट को बनाने के लिए जरूरी है, दैट्स व्हाई अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। शाबाश मेरे बच्चे। नेक्स्ट वन, यस रेवेन्यू। व्हाई रेवेन्यू? कोई एसेट नहीं बन रहा, नुकसान हो रहा है, पीएनएल में चार्ज करेंगे, रेवेन्यू लॉस है। परफेक्ट बेटा, एक और अगला वाला भी ट्राई करना है। लीगल एक्सपेंसेस टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। पहले तो आइटम क्या है? रेवेन्यू कैपिटल से मतलब नहीं है दोस्तों, पहले आइटम क्या है वो बता दो। तो मेरा एक कस्टमर है दोस्तों जो पैसा नहीं दे रहा, माल ले लिया पैसा नहीं दे रहा, तो पैसा रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस किया है, तो लीगल एक्सपेंसेस टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। क्यों? बट कोई फिक्स एसेट बन रहा है, बट इज इट रिजल्टिंग इन अ फिक्स एसेट? नहीं ना। आप देखिए बिजनेस पे बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर आप माल बेचते हैं, माल बेचते हैं, कैश में बेच सकते हैं, उधार में बेच सकते हैं। उधार में क्यों बेचा जाता है? अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, कि जो लोग कैश में नहीं खरीद सकते वो भी आपका माल उधार पे खरीद लें। लेकिन जब आप उधार पे बेचते हैं तो एक रिस्क कैरी करते हैं। किस बात का रिस्क? कि पैसा डूब सकता है, बैड डेट्स का रिस्क। और अगर पैसा डूब जाए, वो ऑर्डिनरी कोर्स में डूबा, उसकी रिकवरी के लिए जो केसेस किए जाते हैं वो भी ऑर्डिनरी कोर्स में। व्यापार के अंदर जब आप बिजनेस में होते हैं ना दोस्तों, ये बड़े ऑर्डिनरी केसेस हैं, ये चलते रहेंगे। बिजनेस करना है तो डिस्प्यूट्स भी होंगे, केसेस भी चलेंगे, पैसा रिकवर करने के लिए केस हो, किसी और के साथ कोई लीगल टसल के केसेस हो, दे आर ऑल लाइक अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे कोई नया एसेट नहीं बनेगा बेटा, हमारा सिर्फ पैसा जो ऑर्डिनरी कोर्स में किसी को दिया था वो रिकवर करने में हेल्प करेगा। सो दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके एवरीवन? अच्छा पहले ये बताइए, कोई लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स देगा? अगर आप जीत गए तो क्या होगा? कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? मिस्टर एक्स, आप मिस्टर वाई को 10,000 रुपए वापस कीजिए, बस यही ना। बट क्या कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स? नहीं। अगर नहीं सो कोई लॉन्ग टर्म एसेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। राइट एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन बेटा, फेस्टिवल एडवांस टू एम्प्लॉइज। सॉरी, लाहौल विला कुवैत उल्टा चला दिया। हाँ जी, फेस्टिवल एडवांस टू एम्प्लॉइज। ओके, पहले तो इस आइटम को समझते हैं दोस्तों। हाँ बेटा कुछ बोला? ओके, आइए सामने आइएगा दोस्तों, मैं चाहता हूं सब लोग देखें और मुझे बताएं। दोस्तों दिवाली टाइम आ गया है और मैंने अपने एम्प्लॉइज को दिवाली पे बोनस दिया है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा सब लोग दोस्तों, दिवाली बोनस। मेरे बिजनेस में एक प्रथा है कि हम वर्कर्स को उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के लिए बोनस देते हैं हर साल दिवाली पे। तो पिछला साल कैसा अच्छा परफॉर्म किया, दिवाली पे हम बोनस, दिवाली हमारे इंडिया में एक बड़ा त्योहार होता है तो हम दिवाली पे बोनस बांटते हैं, मान लीजिए, ठीक है, दिवाली बोनस। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मेरा एक वर्कर है दोस्तों, वो दिवाली पे अपने घर जा रहा है, तो मेरे पास आया है, सर कुछ एडवांस दे दीजिए, घर जा रहा हूं बहुत टाइम बाद, तो अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाऊंगा, वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाऊंगा, तो आई नीड सम एडवांस। मैंने उसे दिवाली पे एडवांस दिया है। इन दोनों चीजों को पढ़िए और मुझे बताइए क्या दोनों के नेचर में कोई फर्क है? दिवाली बोनस और दिवाली एडवांस, कोई फर्क है? क्या फर्क है बेटा? तो एडवांस, इन दोनों में से क्या ये दोनों खर्चे हैं? यस बेटा। शाबाश मेरे बच्चे, बोनस के बदले सर्विस वो ऑलरेडी दे चुका है और कोई फ्यूचर सर्विस नहीं देनी है, तो ये मेरा खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस, राइट? इसकी सर्विस हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। दिवाली एडवांस, क्या ये खर्चा है या इसकी सर्विस अभी मिलनी बाकी है? अब वापस जल्दी से बताइएगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा आप सबने मेरे साथ? अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता था? खर्चे कब रिकॉर्ड होते हैं?
जब वो इंकर होते हैं। और खर्चा इंकर्ड कब माना जाता है? जब गुड्स रिसीव होते हैं या सर्विस रिसीव होती है। अब बता दीजिए, दिवाली एडवांस जो आपने दिया है, क्या खर्चा इंकर हो गया या नहीं हो गया? अभी सर्विस मिलनी, तो इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ये आपका खर्चा ही नहीं है, ये एक एसेट होगा इन द नेचर ऑफ एडवांस। जैसे वो डिपॉजिट दिया था वैसे ही ये एक एडवांस दिया है जिसकी सर्विस अभी मिलनी बाकी है, ये एडवांस दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। दिवाली बोनस, क्या ये खर्चा है दोस्तों? एवरीवन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सैलरी का ही तो खर्चा है दोस्तों। जैसे एम्प्लॉइज को आप सैलरी पे करते हैं वैसे आपने एम्प्लॉइज को बोनस दिया है उनकी सर्विस के लिए, सो दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों में फर्क समझ आता है दोस्तों? अब वापस आ जाइए, अब बताइए, फेस्टिवल एडवांस टू एम्प्लॉइज खर्चा या नॉट अ खर्चा? ये खर्चा नहीं है दोस्तों, राइट ना? एडवांस दिया है, इसके बदले सर्विस अभी मिलनी बाकी है, राइट? ओके, नेक्स्ट वन बेटा, यस बच्चे, एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स, इट्स एन एडवांस गिवन टू सप्लायर, तो ये मेरा खर्चा नहीं है, इट इज एन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। बिजनेस का एक एसेट है लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, तो इट्स नीदर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा ही नहीं है, इट्स अ प्रीपेड या एडवांस अमाउंट गिवन टू सप्लायर। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट वन बच्चे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, ओके, वाई रेवेन्यू? ओके, पहले तो वर्ड्स पे एक बार गौर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, इंप्रूवमेंट के लिए इज इट अ मेंटेनेंस या इंप्रूवमेंट का खर्चा? दोनों में थोड़ा सा फर्क है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये स्विच बोर्ड में एक स्विच खराब हो जाए, मैं अगर उसे रिप्लेस करता हूं, दैट खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो है मेंटेनेंस। बट अगर मुझे कोई बोले कि सर अपनी पूरी वायरिंग्स चेंज कर दीजिए, अपने जो आपने एमसीबीज लगाई हुई है या जो पावर पॉइंट्स वगैरह लगाए हुए हैं पीछे, उनको हाई टेक्नोलॉजी वाला कर दीजिए, आपकी बिजली का बिल बचेगा, मैं पूरा वायरिंग सिस्टम चेंज करा देता हूं, दैट खर्चा वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंप्रूवमेंट, इट वुड रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एंड्योरिंग बेनिफिट्स। बात समझ आती है दोस्तों? सो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट वन भी आप भी ट्राई करेंगे, परचेज ऑफ अ पेटेंट राइट, वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा? एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला एसेट खरीदा है, इनटैंजिबल एसेट खरीदा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। परफेक्ट बेटा। अगला वाला भी ट्राई करना, शाबाश मेरे बच्चे, अगला वाला भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले तो ये है क्या, भला क्या है? पिछले वाली तो सारी चीज आपको समझ आती है, नाम सुने हुए हैं। ये क्या है दोस्तों? टेक्निकल नो, मतलब टेक्निकल नो हाउ, मतलब दोस्तों कोई चीज टेक्निकली कैसे की जाती है, उसकी टेक्निकल नॉलेज वो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मारुति सुजुकी, नाम सुना आप लोगों ने? इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू एंटिटीज विच इज मारुति एन इंडियन एंटिटी एंड सुजुकी जापानीज एंटिटी। जापान जो है दोस्तों वो ऑटो मेकर ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, यानी एक टाइम पे था जापान अमेरिका से भी आगे था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, कार्स बनाने के अंदर। तो इंडिया ने 1980s में जापान के साथ टाई अप किया कि जापान की ये कंपनी सुजुकी इंडिया आए और इंडिया में आके अपना टेक्नोलॉजी शेयरिंग करे, इंडिया में आके गाड़ी बनाए, इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से, इंडिया की क्या रोड कंडीशंस है उनको देखते हुए, इंडिया के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है इनको देखते हुए यहां आके गाड़ियां बनाए, और मारुति सुजुकी नाम का जॉइंट वेंचर बनाया गया। तो सुजुकी जापानीज एंटिटी ने इंडिया में क्या दिया? वो अपनी टेक्नोलॉजी दी कि गाड़ी या गाड़ी का इंजन कैसे बनाया जाता है। सो व्हाट दे गेव अस इज अ टेक्निकल नो हाउ, और उसके बदले आज भी हम उन्हें रॉयल्टी पे करते हैं। हर एक गाड़ी जो बनाई जाती है उसके बदले सुजुकी जापानीज एंटिटी को एक हिस्सा जाता है विच इज कॉल्ड रॉयल्टी, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल नो हाउ। हम उनकी टेक्निकल नो हाउ यूज कर रहे हैं। अगर हम उनसे उनकी टेक्निकल नो हाउ खरीद लें, यानी मान लीजिए हमने उन्हें कहा ये पकड़िए 1000 करोड़ रुपए और आपकी टेक्निकल नो हाउ हमारी हो गई, ये हमने आपसे खरीद ली, तब हमारे लिए वो एक इंटैंजिबल एसेट हो जाएगा। दैट इंटैंजिबल एसेट इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला एसेट, इंटैंजिबल एसेट, एंड हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट बेटा? ओके,
परचेज ऑफ अ लाइफ स्टॉक बाय अ फार्मर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइफ स्टॉक बाय अ फार्मर मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, जैसे आपने गाय भेड़ बकरे खरीद ली ताकि वो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स दे दोस्तों। रेनोवेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स टू इंक्रीज, ओके रुकिएगा दोस्तों, रुकिएगा। मुनीश ऑनलाइन मित्रों, अब आपकी बारी। रेनोवेशन ऑफ रेस्टोरेंट टू इंक्रीज नंबर ऑफ केबिन्स फ्रॉम 10 to 12। मुनीश यस बेटा। मुनीश कह रहे हैं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगेन क्या सीटिंग अरेंजमेंट इंक्रीज करना है तो एग्जिस्टिंग एसेट के बेनिफिट्स को एनहांस कर रहा है। ओके नेक्स्ट वन, यस कनिष्का, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटीरियल्स, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटीरियल्स। एक मिनट के लिए मेरे साथ सब लोग देखिएगा दोस्तों, एक पहले भी आइटम आई थी, ये बेटा आइटम नंबर 4 देखिएगा, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड, ये क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब की बार किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटीरियल। दोनों में फर्क है दोस्तों, पहले वाला खर्चा दोनों इंपोर्ट ड्यूटी है बेटा, वो कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो एन इंपोर्ट ड्यूटी। बेटा वैसे आप सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, कस्टम ड्यूटी क्या ये वर्ड समझते हो? ओके, इंडिया में जब भी कोई सामान बाहर से आता है या इंडिया से माल बाहर जाता है तो पहले उसे कस्टम बॉर्डर से होकर गुजरना पड़ता है। एक अथॉरिटी है दिस इज कॉल्ड कस्टम अथॉरिटी। तो कोई भी सामान इंडिया में या इंडिया के बाहर अगर जाना है तो कस्टम बॉर्डर से होकर गुजरता है। ये वो फिजिकल बॉर्डर्स नहीं है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, कि वो नहीं, कस्टम बॉर्डर है कि सामान अगर इंडिया में आना है या इंडिया से बाहर जाना है तो कस्टम अथॉरिटी से होके गुजरेगा। नॉर्मली कस्टम ड्यूटी तो दोनों पे लग सकती है, इंपोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी। लेकिन आप बताइए किस चीज को एनकरेज करना चाहेगी सरकार, इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट्स को? एक्सपोर्ट। तो इसीलिए सरकार नॉर्मली एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी नहीं लगाती है, लेकिन इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना होता है, इसीलिए इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसीलिए हमारे कस्टम्स एक्ट के अंदर नॉर्मली इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाई जाती है, एक्सपोर्ट्स आर एग्जेम्प्टेड। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? इसीलिए नॉर्मली हम इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी वर्ड को इंटरचेंजेबल यूज कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी नहीं लग सकती है, अगर किसी एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करना हो तो उस पर भी ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन नॉर्मली एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करना है, हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना होता है तो माल एक्सपोर्ट करना है, इसलिए एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी नॉर्मली नहीं लगाई जाती। तो कस्टम ड्यूटी इज अ ब्रॉडर वर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट्स पे लगाई जाती है। इज दैट ओके एवरीवन? पहले वाला किस पे लगाया था? मशीन पे, अब की बार मटेरियल्स पे। कैपिटल और रेवेन्यू, कनिष्का का जवाब आया सर रेवेन्यू है, एज मटेरियल इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू आइटम है। बिल्कुल सही बात कनिष्का, एब्सोल्युटली राइट। मुनीश बेटा आपने भी जो आंसर दिया था एब्सोल्युटली राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। 45th अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 46 दोस्तों। इंपोर्टेड गुड्स forfeited by custom authorities. Yes everyone. Yes बच्चे। जब्त कर लिया, ओके तो क्या है ये? यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, जो आपने ट्रांसलेशन करी परफेक्ट। रेवेन्यू, क्यों? कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। एवरीवन यू नो, जब बाहर से कोई माल आता है दोस्तों, बाहर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है, जैसे ड्यूटी पे करनी है, कोई हजार्डस गुड्स नहीं होने चाहिए। हजार्डस मतलब ऐसा ना हो बाहर का वेस्ट हमारे यहाँ आ रहा हो कि इंडिया को डंपिंग यार्ड बना दो, सारा गंद यहाँ भेज दो। तो बहुत सारी कंडीशंस पूरी करनी होती है। कस्टम अथॉरिटी ने उन गुड्स को जब्त कर लिया क्योंकि आपने वो शर्तें पूरी नहीं करी, तो आपके लिए एक लॉस है, रेवेन्यू लॉस। राइट एवरीवन? ओके, कोई फिक्स एसेट क्रिएट नहीं हुआ उससे। नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रायल रन ऑफ अ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन। जल्दी से बेटा, यस बच्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मनी डिपॉजिटेड विद द होलसेलर एज सिक्योरिटी। दिवाली एडवांस टू एम्प्लॉइज, not an expenditure, neither capital expenditure nor revenue expenditure. Money advanced to suppliers for booking of goods. Okay everyone,
समझ आती है ये बातें दोस्तों? सो दोस्तों, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ जो शेयर किए, अब बारी है लेट्स रीड आउट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़िएगा दोस्तों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट स्पेंट फॉर अर्निंग और प्रोवाइडिंग रेवेन्यू एंड दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Revenue expenses relate to the operations of the business of an accounting period or to the revenue earned during the period or the items of expenditure benefits of which do not extend beyond that period. इसी साल ही बेनिफिट मिलेंगे. Now everyone, तो ये इतनी सारी डिस्कशन हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी कि रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएंगे बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा पीएनएल में. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक झटके में पीएनएल में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा बैलेंस शीट में जाएगा. अगर वो डेप्रिशिएबल है तो ओवर द लाइफ पीएनएल में आएगा. उसका इंपैक्ट एक झटके में पीएनएल में नहीं आता. इसीलिए हमें खर्चे को सेग्रीगेट करने की जरूरत है. अगेन अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. अगर किसी खर्चे का बेनिफिट सिर्फ एक साल में है तो उसका सारा खर्चा एक साल में आना चाहिए. अगर खर्चे के बेनिफिट्स ओवर अ पीरियड है तो उसका खर्चा भी ओवर अ पीरियड आना चाहिए. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग. समझ आती है बात दोस्तों? ओके, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन दी पीएनएल अकाउंट एज देयर बेनिफिट्स आर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड. चलिए दोस्तों, बच्चे की क्वेरी आई है पॉइंट नंबर 25 पे, तो लेट्स टेक यू टू पॉइंट नंबर 25 अगेन. Amount spent for construction of temporary huts for storing building materials while constructing a building. बेटा, जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, बड़े बड़े सेटअप्स कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, वहां पर सामान को स्टोर करने के लिए टेम्परेरी हट्स बना दी जाती हैं. सामान को स्टोर करने के लिए टीन के शेड की आपने हट बना दी. वो कोई ईंटे सीमेंट का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है. वैसे ही वर्क, जैसे यहां एग्जांपल में क्या है, माल को स्टोर करने के लिए, वैसे ही वर्कर्स को ठहराने के लिए भी टेम्परेरी हट्स बना दी जाती है. और एक बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, वो हट्स को गिराया जाता है और बिल्डिंग हैंडओवर करके कस्टमर को आगे बढ़ा जाता है. नाउ ये जो बिल्डिंग बनाने पे खर्चे होते हैं, क्या वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है एवरीवन? तो क्या ये टेम्परेरी हट्स का खर्चा भी बिल्डिंग को बनाने के लिए किया जा रहा है? अगर हां, तो ये खर्चा भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इन टेम्पररी हट्स को बनाने का खर्चा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन टेम्पररी हट्स को गिराने का खर्चा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, पुरानी बिल्डिंग गिरा के नई बिल्डिंग बनाई, तो पुरानी बिल्डिंग को गिराने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था. वैसे ही बेटा, ये टेम्पररी हट्स भी बाद में गिराई जाएंगी, उनको गिराने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. वापस नहीं बनेगी, लेकिन जो आपने बिल्डिंग बनाई है उसके लिए तो नेसेसिटी है. तो उसके लिए आपका कंस्ट्रक्ट किया जाना और उसको गिराया जाना, दोनों उस मेन बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है. इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है बेटा? इज दैट ओके एवरीवन? चलिए, नाउ दोस्तों, अब इस एरिया पे इतना फोकस की जरूरत क्यों है? जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ्स में होंगे दोस्तों, यानी आप एज अ ऑडिटर हो या आप एज अ क्लाइंट हो. ऑडिटर समझते हो दोस्तों? तो या आप एज अ बिजनेस के अकाउंटेंट है, दोनों में हमेशा एक डिस्प्यूट होता है. एक मेजर डिस्प्यूट वो इन आइटम्स को लेकर होता है कि बिजनेस ने मान लिया कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑडिटर कह रहा है नहीं नहीं, ये कैपिटल नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जांपल लेता हूं, देखें आप में से कितने लोग इस आंसर को जस्टिफाई कर पाते हैं, कितना समझ पाए हैं. दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक होटल में काम किया. 5 स्टार होटल चेन थी, कंपनी और भी बहुत सारे काम करती थी. मैं उसकी होटल्स के बिजनेस में था और मेरी पोस्टिंग एक होटल चेन के एक होटल में थी एज अ असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर. तो वन फाइन डे दोस्तों, होटल के टॉप फ्लोर पे एक गेस्ट ने कंप्लेंट करी. फॉरेन गेस्ट था, 5 स्टार होटल है, फॉरेन गेस्ट है, कि होटल की छत से उसके फोरहेड पे पानी टपका. मतलब ही वाज स्लीपिंग ऑन हिज बेड एंड ऊपर से छत से पानी ड्रिप्ड ऑन हिज फोरहेड. और उसने होटल के रिसेप्शन पे कंप्लेंट करी. अब ये एक बहुत बड़ा इशू था दोस्तों. 5 स्टार होटल, एक दिन के
बस 10-15-20 हज़ार रुपए ले लेते हैं एक दिन के, और होटल में पानी टपक रहा हो, हाँ शावर, रूम में भी शावर चल रहा है। तो होटल को गेस्ट को समझा बुझा के उसको कुछ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री स्टे दे के सब कुछ कर दिया गया, सेट कर दिया गया। लेकिन होटल के लिए एक बड़ा इशू था दोस्तों। तो होटल वालों ने इंजीनियरिंग टीम ने पूरी इंस्पेक्शन करी कि ये पानी लीक कहां से हुआ। तो छत पे कुछ क्रैक्स पाए गए, टेरेस पे कुछ क्रैक्स पाए गए कि वहां से पानी सीप इन हो रहा है और इस वजह से पानी कमरे में ड्रिप हुआ। लेकिन अगर एक कमरे में हुआ है तो बाकियों में भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, यानी ऐसे सिविल इंजीनियर्स को बुलाया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया जो वाटर प्रूफिंग के एक्सपर्ट्स हैं। तो वो लोग आए, उन्होंने पूरी छत का म्योना किया एंड दे सेड कि आपकी पूरी छत की वाटर प्रूफिंग करनी होगी और इसके लिए 40 लाख रुपए का खर्चा होगा, 40 लाख रुपीस। ठीक है दोस्तों, 40 लाख रुपीस का खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल रेवेन्यू। हाउ मेनी फॉर कैपिटल, हाउ मेनी फॉर रेवेन्यू? ओहो 50-50। हाँ यस बेटा, बाय कैपिटल। कैसे बेनिफिट्स? ओके ओके बेटा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई जस्टिफिकेशन देना चाहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन हाथ खड़ा किया था? यस बेटा। शाबाश मेरे बच्चे, एब्सोल्युटली द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, परफेक्ट एवरीवन। जरा सोच के बताइए दोस्तों, वो जो होटल में छत बनाई थी उसमें छेद छोड़े गए थे कि शावर वाला फंक्शन मिले आपको बेडरूम में भी? ऐसा आपने तो होटल बिल्कुल सही बनाया था, वो ओवर अ पीरियड यूज करते करते ऊपर छत में कुछ दरारें आ गई है, क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, उन्हें मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप वो वाटर प्रूफिंग कराते हैं तो क्या बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी या बिल्डिंग की लाइफ मेंटेन हो जाएगी? ओके, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब कॉमन पार्लेंस में समझना दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले एक अर्थक्वेक आया था, आप लोगों ने शायद सुना हो, फील किया हो, थोड़ा मेजर अर्थक्वेक कहा जा रहा था। मान लो दोस्तों उस अर्थक्वेक की वजह से दीवार में एक कुछ दरारें बढ़ गई, ठीक है, मैंने उसको रिपेयर करवा दिया, आई गॉट देम। ऐसे मत देखो, यहां नहीं पड़ी है, चिंता मत करो, बट मान लो बच्चा देख रहा सही में गिरेगी तो नहीं? नहीं भाई नहीं गिरेगी, चिंता नहीं। मान लो मैंने यहां रिपेयर करवा दिया दोस्तों, आई गॉट देम फिल्ड, रिपेयर करवा दिया है, क्या प्ले रेवेन्यू? ये रेवेन्यू क्यों? वाई? मेंटेनेंस का खर्चा है। जैसे वो व्हाइट वॉश मेंटेनेंस था, ये भी तो मेंटेनेंस ही है दोस्तों। ओवर अ पीरियड यूज करते करते चीजों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं, उन्हें मेंटेन करने की जरूरत है। इससे बिल्डिंग की लाइफ नहीं बढ़ेगी, बिल्डिंग की लाइफ मेंटेन होगी, उतने सालों तक आप बेनिफिट ले पाओगे। वैसे ही दोस्तों होटल की छत जो थी, जब आपने बनाई थी तो क्रैक फ्री बनाई थी, आपने उसमें छेद छोड़े नहीं थे कि अंदर पानी में शावर का एक्सपीरियंस मिले, ऐसा नहीं था। बट ओवर अ पीरियड वहां क्रैक्स डेवलप हुए हीट की वजह से, नाउ आप उन्हें वापस वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं। That's only a maintenance expenditure that will not enhance the life of the asset, and that's why that should be transferred to P&L account, revenue expenditure. अब देखिए आप सबका इंक्लिनेशन ज्यादा जो था ना, वो एक चीज पे था, which was 40 लाख रुपए। 40 लाख सुनते ही लगा था अरे मोटा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या ऐसा था दोस्तों? और आप सोचिए एग्जैक्टली ऐसा ही जो मैं कह रहा हूं ना, ऑडिटर्स और क्लाइंट के बीच में लड़ाई होती है, वो यही होती है। मेरे बॉस, माय बॉस, आई वाज नंबर 2 इन फाइनेंस, तो मेरे बॉस का व्यू ये था कि ये खर्चा कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। मेरा व्यू ये था कि नहीं सर, पीएनएल खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, पीएनएल में डालो। बट मेरे बॉस को प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा बॉस प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार था, कि हमारा होटल कितना प्रॉफिट कमाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये 40 लाख का खर्चा इकट्ठे पीएनएल में चला जाएगा तो प्रॉफिट 40 लाख से गिर जाएगा। किससे सवाल पूछे जाएंगे? मेरे बॉस से। तो वो प्रॉफिट को मैनेज करना चाहता था, और प्रॉफिट को मैनेज करना है तो इस खर्चे को बैलेंस शीट में डाल दो। बट क्या ये सही है दोस्तों? ये इसी को तो कहते हैं मैनिपुलेशन दोस्तों। आप मैनिपुलेट कर रहे हो ना, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन प्रॉफिट्स को मैनेज करने के लिए डाल दो बैलेंस शीट में। वो ना हो, इसीलिए तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं दोस्तों, राइट? मैंने अपने बॉस को बहुत समझाया,
कि सर ये खर्चा मेंटेनेंस का खर्चा है, पीएल में जाना चाहिए। लेकिन ही वॉज मोर अबाउट मेरा बोनस, भाई अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे तो बोनस अच्छा मिलेगा बॉस को, उनके दिमाग में वो घूम रहा था, नहीं माने। तो अपने आप को बचाने के लिए आई आस्क्ड हिम, सर आप ये नोट साइन कर दो, एक नोट बनाया गया है, आप साइन कर दो कि आप कह रहे हो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कल को मेरी गर्दन चॉपिंग बोर्ड पे आ जाए, उससे अच्छा है जो जिम्मेदारी ले रहा है वो बात करे। ऑडिटर्स आए और ऑडिटर्स ने एग्जैक्टली सेम सवाल पूछा, क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे? हमने कहा पानी नहीं टपकेगा। पहले टपक रहा था, नहीं, आगे नहीं टपकेगा। बिल्डिंग की लाइफ पहले कितने साल थी? 50 साल। आगे कितने साल है? 50 साल। क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं। यू आर ओनली मेंटेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड दैट्स व्हाई दिस खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट बड़ा है छोटा है, हाँ यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में अमाउंट बड़े होते हैं, बट अमाउंट बड़ा या छोटा सिर्फ ये बात डिसाइड नहीं करेगी कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगेन आई केम अक्रॉस इन माय प्रैक्टिकल लाइफ। वन फाइन डे दोस्तों, होटल के फसाड, फसाड का मतलब होता है घर का, जैसे एक घर होता है, घर का जो कहते हैं माथा, घर का फेस, फ्रंट जो होता है फसाड, वैसे ही हमारे होटल के फसाड से एक बड़ी ग्रेनाइट टाइल ऊपर से गिरी। बस ये शुक्र था नीचे कोई गेस्ट खड़ा नहीं था, उसके एक गेस्ट खड़ा था उसके बगल में जाके गिरी। अगर उसके ऊपर गिरती तो वो टाइल नीचे और वो ऊपर होता। ठीक है दोस्तों, बट भगवान की दया थी किसी के सर पे नहीं गिरी। बट दैट वाज अ बिग इशू कि भाई एक 5 स्टार होटल की फसाड से एक टाइल गिरी है। तो हमने सिविल इंजीनियर्स अपॉइंट किए जिनको कहा गया भाई चेक करो क्या है। तो हमारे होटल की फसाड पे या पूरे होटल की बिल्डिंग पे बड़े बड़े ग्रेनाइट स्टोन्स लगाए हुए थे, बहुत हैवी स्टोन्स थे, उन्हें केमिकल्स के थ्रू फिक्स किया हुआ था। लेकिन बिल्डिंग अब पुरानी हो गई, 10-15 साल हो गए, अब वो केमिकल लूज आउट हो रहा है और वो एक गिरा तो मतलब और भी गिर सकते हैं कि सबकी पकड़ अब ढीली हो रही होगी। तो क्या किया जाए कि आगे ऐसा ना हो, कल को कोई मरी ना जाए और कोई जेल में ना बैठा हो। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो किसी ने कहा इनके स्क्रूज आते हैं, देयर आर स्पेसिफिक स्क्रूज जो इन ग्रेनाइट टाइल्स को फिक्स किए जाते हैं, स्क्रूज। तो हमने सिविल इंजीनियर्स को बुलाया, जो स्पेशल तरह के स्क्रूज हैं, पूरी बिल्डिंग में 10 लाख रुपए के स्क्रू लगेंगे, ठीक है, और लगाने वाले का खर्चा अलग से 10 लाख रुपए है, मतलब टोटल 20 लाख का खर्चा है। मेरी बात समझ गए हो दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या? एक मिनट, हाउ मेनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? उड़ी बाबा, एक भी नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे के सारे 20 लाख का खर्चा है। अमाउंट, अच्छा रेवेन्यू क्यों दोस्तों? यस बेटा, वाई रेवेन्यू? तो इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा लॉन्ग टर्म वाला। आपकी बिल्डिंग के बेनिफिट्स को मेंटेन करने के लिए ये खर्चा इंकर किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस खर्चा इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट डज नॉट मैटर। हाँ, नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे मोटा अमाउंट इंकर होता है, बट मोटा सिर्फ कैपिटल पे नहीं होता है, तो सिर्फ अमाउंट डिसाइड नहीं करेगा। तो आज के बाद आप हमेशा जब भी बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जिसकी वजह से एक नया एसेट क्रिएट हो, या नया एसेट कंस्ट्रक्ट हो, या एक पुराने एसेट के बेनिफिट्स ओरिजिनली एसेट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस के बियॉन्ड इंक्रीज हो जाए। दैट खर्चा इज टर्म्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो खर्चा जाता है आपकी बैलेंस शीट में एज अ फिक्स्ड एसेट। जय माता दी एवरीवन। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट समझेंगे, और वो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की कुछ चीज आपने कभी पढ़ी थी, उसमें क्या चेंज हुआ था 20 साल पहले, उस बात को समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन।